जय माता दी ऑल। और वादे के मुताबिक जैसे मैंने बोला था कि मैं आपको पूरा एनालिसिस दिखाऊंगा कंपनी लॉ का पेपर जून 2023 एग्जाम्स। और मैंने पहले भी बोला था कि ऐसा पेपर देखा ना तो दिल गार्डन गार्डन हो गया, क्या फैंटाबुलस एनालिसिस करवाया है आईसीएसआई ने। और आपको नज़र आ जाएगा, हो सकता है कुछ चीज़ें आपको नज़र नहीं आई हों जो मुझे नज़र आई और मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो मैं अपना बेस्ट पॉसिबल एनालिसिस आपको बताने जा रहा हूँ, और इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। ऐसा नहीं कि हम 10 मिनट में ख़त्म कर लेंगे। पूरा आप अपना क्वेश्चन पेपर हाथ में ले लो, और क्वेश्चन पेपर हाथ में लेकर जो मैं साथ में बता रहा हूँ वो लिखते जाना। अपनी मार्किंग भी करनी है, अपनी मार्किंग कर लेना, ताकि बाद में आपको कोई शक ना रहे कि मैंने तो ज़्यादा मार्क्स सोचे थे कम आए, या कम सोचे थे ज़्यादा आए। तो अपने अपना बाकी जो आपने लिखा है वो आपको मालूम कि आपने क्या लिखा है, लेकिन मैं होता तो मैं क्या लिखता, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। अगर मैं पेपर अटेम्प्ट करता तो मैं क्या लिख कर आता। तो पहली चीज दैट इज एक्सेप्शंस पूछी गई। स्ट्रेट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कंपनी लॉ, एनालिसिस ऑफ कंपनी लॉ पेपर जून 2023 एग्जाम्स, राइट? सो वेल आई विल से पहला पहला क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन, स्ट्रेट क्वेश्चन, एक्सेप्शंस ऑफ फॉस वर्सेस हार्बॉटल। तो फॉस वर्सेस हार्बॉटल मेजॉरिटी राइट्स, और आपको लिखना था माइनॉरिटी राइट्स। मेजॉरिटी रूल के अगेंस्ट जो माइनॉरिटी राइट्स होते हैं, उसमें माइनॉरिटी राइट्स के जो केसेस हैं, थोड़े बहुत 3-4 केसेस हैं, और साथ में 3-4 सेक्शंस। 5 नंबर का आंसर बड़े आराम से बनता, थोड़ा थोड़ा सेक्शंस के बारे में और थोड़ा थोड़ा केसेस के बारे में जो उनमें डिसीजंस आए थे। स्ट्रेट क्वेश्चन, स्ट्रेट आंसर, कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं, लॉलीपॉप आई से। और अगर आप सीधा सीधा बढ़िया बढ़िया लिख कर आए होगे तो आई थिंक उसमें यू शुड बी गेटिंग 4 आउट ऑफ 5, मे बी 5 आउट ऑफ 5, मे बी 4.5, मे बी 3.5, वट एवर इट डिपेंड्स कि आपने लिखा कितना बढ़िया है। नंबर 2, आगे बढ़ते हैं। अब तो सिंपल आ गया। उसके बाद डिपॉजिट्स के ऊपर मेहरबान है इस बार आईसीएसआई, और डिपॉजिट्स के छोटे से चैप्टर में 5 मार्क्स क्वेश्चन इधर भी है, 3 मार्क्स का आगे भी है, 3 मार्क्स है, तो करते करते 8 मार्क्स आउट ऑफ द चैप्टर ऑफ डिपॉजिट्स ओनली। And talking about that, first thing first, credit rating is mandatory at the time of accepting the deposit by a company. अब ये नहीं बताया इंस्टीट्यूट ने कि पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी किसके बारे में पूछ रहे हैं, तो आंसर बनेंगे दो। पब्लिक कंपनी है तो यस, क्रेडिट रेटिंग लेना मैंडेटरी है। सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 में भी लिखा है, और सेक्शन 76 में भी लिखा है, और रूल्स में भी लिखा है। प्राइवेट कंपनी है तो क्रेडिट रेटिंग लेना मैंडेटरी नहीं है। अगर एक प्राइवेट कंपनी अपने खुद के मेंबर से डिपॉजिट ले रही है तो सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 में एमसीए का नोटिफिकेशन कि प्राइवेट कंपनीज को सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 पूरा कंप्लाई नहीं करना, सिर्फ वो ऑप्शनली जो सिक्योरिटी क्रिएट करनी होती है अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर, अपनी टेंजिबल एसेट्स के ऊपर, अगर सिक्योर डिपॉजिट ले रहे हैं, वही एक चीज़ है बस प्राइवेट कंपनीज के लिए। बाकी पूरा सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 अप्लाई नहीं होता। और मुझे इतनी खुशी हो रही है यार, मैंने ये सारी चीज़ें अपने बैच में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई हुई हैं। हाँ, अब अगर बच्चों ने अगर पूरी प्रॉपर अच्छे से रिवीजन की होगी ना, जो मतलब मेहनत मेहनत जितनी मैंने की है बैच में, अगर वो रिवीजन प्रॉपर की होगी तो बढ़िया से आंसर भी लिख कर आए होंगे। सो वेल आई से, एंड आई एम होपिंग कि मेरे स्टूडेंट्स ने तो सबने बढ़िया से आंसर लिखे होंगे। बाकी पैन इंडिया तो मैं कुछ नहीं कह सकता, आई एम नॉट द अथॉरिटी टू से एनीथिंग। आगे बढ़ते हैं। अपने को पेपर एनालिसिस करने से मतलब है आप सबके क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में होने चाहिए। नो कंपनी कैन इनवाइट डिपॉजिट विदाउट एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिपॉजिट इंश्योरेंस। अरे भाई ये तो कॉन्सेप्ट ही एबॉलिश हो गया, तो स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कि डिपॉजिट इंश्योरेंस के बिना कंपनी जो है वो डिपॉजिट ले नहीं सकती है। आगे बढ़ते हैं। वेल नेक्स्ट वन, creation of security for the repayment of deposit is not mandatory for all the companies while accepting the deposit. True, a company may not create the deposit, create the security on its tangible assets while accepting the deposits. तो वो मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। तो बिल्कुल सही लिखा है, बिकॉज इट इज ऑप्शनल, इट इज नॉट मैंडेटरी। आगे बढ़ते हैं। ट्रस्टीज ऑफ डिपॉजिटर कैन बी रिमूव्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी। अरे भाई सिंपल मेजॉरिटी से नहीं होता, तो स्टेटमेंट इज फॉल्स। यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए होता है, और मैंने रिवीजन सीरीज में भी और मेरे फुल फ्लेजेड बैच में भी हर जगह बार बार रिपीट किया है यार कि यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए होता है। देन ओनली रेमेडी फॉर डिपॉजिटर्स, अगर कंपनी ने उनका पैसा रीपे नहीं किया, ओनली रेमेडी फॉर डिपॉजिटर्स इज टू फाइल अ सूट इन द कोर्ट। तो आंसर इज नो, दैट इज नॉट द ओनली रेमेडी। यू कैन फाइल द मतलब वो सूट या क्लास एक्शन सूट वगैरह, उस वो सिर्फ इकलौती ऑप्शन नहीं है भाई। दे कैन फाइल द कंज्यूमर कोर्ट ऑल्सो, दे कैन फाइल द complaint to the NCLT also, मतलब other options are also there। तो ये कहना कि the only option is to file the suit, that is not the
only option. This is one of the options. It is one of the options, but then there are other options also. और depositors को तो consumer भी माना जाता है in the Consumer Protection Act. और मैं तो कहूँगा मैं अपनी रिवीजन सीरीज में भी ये वाली बातें बताता हूँ, और मैंने ऑब्वियसली अपने फुल फ्लेजेड बैच में तो बताया ही हुआ है ये वाला पॉइंट. तो आई एम होपिंग कि सब लोग सही ही करके आए होंगे. और आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, आपका कैसा हुआ आप कमेंट्स में बता देना मुझे. इस वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर बताना कि सर हमारे पेपर में हमने क्या गड़बड़ की, क्या सही था, आज हमें क्या पता चला, एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलकर खुद को क्या पता चल गया था कि हमने क्या गड़बड़ की है, और आज कौन सी बातें पता चल रही हैं. सेक्शन आई से नेक्स्ट क्वेश्चन, गुगली गुगली गुगली. और यहाँ पर क्वेश्चन बनाया लंबा सा क्वेश्चन. हाँ, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, और जिसके साथ ट्रांजेक्शन हो रही है वो देखो अब ध्यान से. एक लिस्टेड कंपनी है शॉर्ट वॉकर लिमिटेड, उसका वेल सीएफओ है केएमपी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सुनील, उसकी वाइफ अनीता रिलेटिव. तो ऑब्वियसली सीएफओ केएमपी जो होता है वो रिलेटेड पार्टी होता है, और जो केएमपी की वाइफ है वो भी रिलेटेड पार्टी है, जो रिलेटिव है वो भी रिलेटेड पार्टी है एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 76. लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हो रही. बात क्या है कि वो जो वाइफ है वो किसी प्राइवेट कंपनी में शेयर होल्डर भी है, और उस प्राइवेट कंपनी को वो मैनेज भी करती है. तो और उस प्राइवेट कंपनी से ये फर्स्ट कंपनी एसडब्ल्यू लिमिटेड उस प्राइवेट कंपनी से सामान परचेज कर रही है और जिम इक्विपमेंट परचेज कर रही है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. फिटनेस सेंटर चला रही है ऑल ओवर इंडिया, तो टाइम टू टाइम जिम इक्विपमेंट की जरूरत होती है, खराब हो जाते हैं, नए चाहिए होते हैं, तो खरीद रही है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. अब इसके अंदर बहुत झोल माल था क्वेश्चन के अंदर, लंबी चौड़ी कहानी दे दी इन्होंने कि कितने का जिम इक्विपमेंट खरीद रहे हैं. हमारी अपनी टर्नओवर 500 करोड़ है, तो 500 करोड़ के 10% या उससे ज़्यादा का जिम इक्विपमेंट खरीद रहे हैं. उसके आगे कहानी में और ऐड ऑन डाल दिया कि ऑडिटर कह रहे जी इस ट्रांजैक्शन के लिए ऑडिट कमेटी का अप्रूवल चाहिए था, वो नहीं लिया गया, स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए गया था, वो नहीं लिया गया. तो ऑडिटर जो है वो बहुत सारा बीच में ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है. उसके बाद फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी रिपोर्ट में सफाई दे रहे हैं और कह रहे हैं जी हमने तो आर्म्स लेंथ बेसिस पे किया था, और आर्म्स लेंथ बेसिस पे किया था, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया था, इसलिए हमें ऑडिट कमेटी अप्रूवल नहीं चाहिए, इसलिए हमें. और ये जो सुनील है ये रिलेटेड पार्टी नहीं है, जो सुनील है वो रिलेटेड पार्टी नहीं है, जो सीएफओ है जो केएमपी है वो रिलेटेड पार्टी नहीं है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अजीब अजीब बातें बोल रहे हैं कि ये रिलेटेड पार्टी नहीं है. फिर कह रहे हैं अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमेटी और शेयर होल्डर्स अप्रूवल भी नहीं चाहिए. ऐसा लग रहा है मतलब जानबूझकर क्वेश्चन में इतना कुछ डाल दिया गया घुमाने के लिए कि बच्चा क्वेश्चन पढ़े तो ऐसे 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 चक्रव्यूह में घूम जाए कि भाई इसके अंदर तो बहुत कुछ बताना है. बोर्ड अप्रूवल भी चाहिए होता है, ऑडिट कमेटी अप्रूवल भी चाहिए होता है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करने के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट टच हो रही है उससे ऊपर जा रहे हैं तो शेयर होल्डर्स अप्रूवल भी चाहिए होता है. लेकिन किंतु परंतु भयंकर वाली गुगली कहाँ थी कि भाई आप जिस पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हो सामने, जिस प्राइवेट कंपनी के साथ, क्या वो रिलेटेड पार्टी है. क्वेश्चन तो ये है कि क्या वो प्राइवेट कंपनी रिलेटेड पार्टी है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 76. तो आंसर इज बिग नो. सामने वाली पार्टी जिसके साथ आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में नहीं आती, तो सेक्शन 188 अप्लाई नहीं होता. सेक्शन 188 अप्लाई नहीं होता, वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है ही नहीं. तो फिर ऑडिट कमेटी अप्रूवल भी नहीं चाहिए, और वो थ्रेशोल्ड वाला क्राइटेरिया भी आपको चेक नहीं करना है. तो ये थी बढ़िया वाली गुगली, और यहाँ पर लिख देते हैं वाओ. और आंसर क्या है. आंसर में आपको सिर्फ ये बताना है कि ये जो आप जिस पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो दैट पार्टी इज नॉट रिलेटेड पार्टी अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 76. सेक्शन 2 क्लॉज 76 में वो रिलेटेड पार्टी है ही नहीं, तो अगर उसके साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन ही नहीं है, और फिर इसलिए 188 भी अप्लाई नहीं होता, ऑडिट कमेटी अप्रूवल भी नहीं चाहिए. एंड ये था आंसर, ये था आंसर. और जो ऑडिटर बोल रहा है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल रहे हैं, वो सब इर्रेलिवेंट है, सब कुछ इर्रेलिवेंट है. और वो इर्रेलिवेंट चीजें बीच में दे देकर पेपर सेटर ने ऐसे 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 दिमाग घुमाया है. और अगर आप उस चक्रव्यूह में फंस गए और लंबा चौड़ा आंसर लिखकर आए हो कि भाई बोर्ड अप्रूवल चाहिए, यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन, मतलब ऑडिट कमेटी अप्रूवल चाहिए, यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन नहीं, नॉर्मल बोर्ड रेजोल्यूशन से भी चलेगा, देन ऑडिट कमेटी अप्रूवल चाहिए, और स्पेशल रेजोल्यूशन तो नहीं चाहिए होता, लेकिन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए होता है फॉर जंपिंग द लिमिट, फॉर थ्रेशोल्ड लिमिट ओआर चाहिए होता है. अगर आप ये सारी बातें लिख कर आए हो ना कि ऑडिट कमेटी अप्रूवल भी चाहिए, बोर्ड अप्रूवल भी चाहिए, और उसके बाद यू ऑल्सो नीड द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन फॉर जंपिंग द लिमिट, तो आंसर तो खत्म हो गया आपका, खत्म होगो, सही में खत्म होगो. और जीरो आगो, जीरो. आपको लिखना क्या था, छोटा सा आंसर, the opposite party with which the transaction is being entered is not a related party, and if it is not a related party then 188 is not at all applicable, not at all applicable. ये लिखना था आपको बस.
और ये सब चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं थी। सर क्या बात है सर, क्या जलेबी है। और आप इस जलेबी बाई के साथ अगर आप डांस करने में लग गए पेपर में तो घूम गया सब कुछ, ऐसे ही हो जाएगा जलेबी। और यही चीज़ें पकड़नी थी यार, यही चीज़ें पकड़नी थी एग्जाम में। तो रट्टा मारने वाले तो फंसे होंगे यार, रट्टा मारने वाले। लेकिन जिन्होंने सेक्शन 2 क्लॉज 76 मेरे साथ किया होगा, और मैं कहूँगा सेक्शन 2 क्लॉज 76 मेरे साथ करने का मतलब मालूम है, 2 घंटे लगाता हूँ मैं सेक्शन 2 क्लॉज 76 के ऊपर। एनालिसिस एनालिसिस एनालिसिस, जिनके मतलब दिमाग में ठोकने के लिए कि सेक्शन 2 क्लॉज 76 क्या है। बाद में वो मेमोराइज करना तो वो एक चलो एक अलग चीज़ है, लेकिन सेक्शन 2 क्लॉज 76 पहली बार जब मैं पढ़ता हूँ बैच के अंदर, और पहली बार पढ़ने का मतलब पढ़ना नहीं होता, इंटरप्रिटेशंस होता है। 2 घंटे तो लगते हैं कम से कम, मिनिमम 2 आवर्स, एक पेज की डेफिनेशन, 1 पेज डेफिनेशन। तो मतलब बवाल होता है यार, बवाल बवाल काटते हैं। और मैं तो कहूँगा अगली बार फिर से ऐसा ही कुछ आ जाए घुमाकर, सेक्शन 2 क्लॉज 76 रट्टा मार के जाना है, और हु इज रिलेटेड पार्टी रट्टा मार के लिख कर आना है, उसमें 4 गलतियां, तो जी हमने तो अपना काम कर दिया। लेकिन ऐसे वाला क्वेश्चन आएगा ना तो 0 ही मिलेंगे अगर आपका आंसर गलत है। सेक्शन 2 क्लॉज 76 वैसे क्वेश्चन आ गया कि बताओ व्हाट इज सेक्शन 2 क्लॉज 76 रिलेटेड पार्टी, और आपने जैसा भी गलत सलत याद किया वो गलत सलत आप लिख कर आ गए। पेपर सेटर, पेपर चेकर दया खाकर 1 नंबर देगा 5 में से, 2 नंबर देगा 5 में से, चलो बच्चे ने कुछ तो लिखा है। लेकिन ऐसे आंसर में जो अभी ऊपर आपने देखा, अगर आपने गलत आंसर लिखा तो 0 के अलावा और कोई ऑप्शन पेपर चेकर के पास भी नहीं है, वो 0 ही देगा। देन आई से नेक्स्ट वन, लड्डू क्वेश्चन लॉलीपॉप बोनस इशू के ऊपर आ गया कि भाई कैन अ कंपनी गिव द बोनस इशू इन ल्यू ऑफ डिविडेंड। तो आंसर इज नो, वो तो हम सेक्शन 63 में सीधा सीधा पढ़ते हैं, सेक्शन 63 और साथ में रूल्स में भाई डिविडेंड के बदले में बोनस इशू नहीं दिया जा सकता। पहले कंपनी अपना डिविडेंड दे दे जो पास्ट डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड है उसके हिसाब से, देन कंपनी शिल गिव द बोनस शेयर्स, वो बात की बात है। और अगली चीज आई, इफ द बोनस वेदर द बोनस शेयर्स आर सेम एज स्टॉक डिविडेंड, तो आंसर इज वंस अगेन नो। क्योंकि स्टॉक डिविडेंड का मतलब होता है कि कंपनी ने पहले डिविडेंड डिक्लेयर किया, फिर उस डिविडेंड को कैश में पे ना करके उस डिविडेंड की वैल्यू, जो डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं उस डिविडेंड की वैल्यू के इक्विवेलेंट शेयर्स कंपनी ने दे दिए, ये बोलकर कि ये स्टॉक डिविडेंड है। अरे भाई फिर तो वो डिविडेंड के बदले ही हो गया ना। तो ये ऊपर वाला क्वेश्चन ही रिपीट हो रहा है नीचे, ऊपर वाला क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है, सिर्फ कहने का तरीका चेंज किया उन्होंने और कुछ भी नहीं। तो स्टॉक डिविडेंड का मतलब क्या है जी, पहले तो कंपनी ने अपना डिविडेंड डिक्लेयर किया, 1 करोड़ शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ ₹10, 10 करोड़ के शेयर हैं, और कंपनी ने बोला 20% डिविडेंड दे रहे हैं। 20% डिविडेंड मतलब 10 करोड़ के शेयर्स के ऊपर 2 करोड़ का डिविडेंड दे रहे हैं, कंपनी अनाउंस कर रही है। और कह रहे हैं 2 करोड़ का डिविडेंड कैश नहीं देंगे, बदले में आपको 20 लाख शेयर दे देंगे ऑफ ₹10 ईच, हो गए 10 करोड़ के। तो वो है स्टॉक डिविडेंड, और वो स्टॉक डिविडेंड इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बोनस शेयर्स इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। और हिंदुस्तान में तो स्टॉक डिविडेंड हम देखते भी नहीं है कभी। लेकिन क्या दोनों सेम है? आंसर इज नो, डिफरेंट है। सो वेलाल से, और ऐसा लग रहा है इंस्टीट्यूट चाहता है कि आप ऐसी चीज़ें जो है ना वो ऐसी चीज़ें भी न्यूज़पेपर से पढ़ो, गूगल पे पढ़ो, मतलब ऐसी चीज़ें भी सर्च करते रहो, कुछ कॉमन सेंस, कुछ ज्ञान ध्यान की बातें, जनरल नॉलेज भी बीच में यूज़ करो पेपर के अंदर। अब मेरे जैसे लोग क्या हैं, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ते हैं गूगल के ऊपर और ये सारी चीज़ें आसपास जो कॉर्पोरेट सेक्टर में चल रहा होता है, जो हमारी हर महीने मंथली मैगजीन आती है, तो वी रिमेन अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो ये अवेयरनेस वाली बात भी बीच में आ गई कहीं ना कहीं। देन आई से कंडोली टी एस्टेट केस, स्ट्रेट क्वेश्चन स्ट्रेट आंसर। मतलब इसमें क्या था यार, वो सेपरेट लीगल एंटिटी, जब आप सालोमन सालोमन पढ़ते हो, अगर आपने सालोमन सालोमन के साथ कंडोली टी एस्टेट केस पढ़ा है, और जैसे मैं पूरा डिटेल में पढ़ाता हूँ, तो स्ट्रेट केस स्ट्रेट क्वेश्चन स्ट्रेट आंसर। हलवा हलवा लॉलीपॉप लड्डू, अगर आपने नहीं पढ़ा था तो वो एक अलग बात हो गई। बट मेरे बैच में जब मैं फुल फ्लेजेड पढ़ा रहा होता हूँ तो वो पूरा सब कुछ करते हैं हम लोग। और उसके साथ आ गया प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन 42, हलवा क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ गया। लॉलीपॉप, कि भाई हम राइट इशू में नहीं जाना चाहते और हम कुछ थोड़े बहुत शेयर होल्डर से पैसा उठाना चाहते हैं, तो क्या हम 4 QIB से 4 QIB से पैसा उठा सकते हैं? एंड द आंसर इज यस, 4 QIB से पैसा उठा सकते हैं, और उनको 200 ऑफरीज की काउंटिंग में काउंट भी नहीं किया जाएगा। लेकिन गलत कहाँ कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर जो गलत हो रहा है, जो CFO साहब, कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, गलत सजेशन दे रहे हैं कि हम टॉप 250 एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पकड़कर उनसे पैसा ले लेते हैं प्रेफरेंशियल अलॉट, सॉरी प्राइवेट प्लेसमेंट में। तो आंसर इज नो, दिस इज नॉट अलाउड। मैक्सिमम 200 ऑफरीज फॉर ईच काइंड ऑफ सिक्योरिटीज इन 1 फाइनेंशियल ईयर, यू नो दैट। हाँ, तो इस केस में वो 250 तो गलत हो जाएगा, मैक्सिमम लिमिट इज 200 ओनली। और दूसरी चीज क्या कह रहे हैं जी, हम कैश लेंगे, कैश, कैश तो अलाउड ही नहीं होता, कैश लेना तो अलाउड ही नहीं होता। NEFT ले लो आप, RTGS ले लो आप, कैश लेना अलाउड नहीं होता। देन मूविंग ऑन फर्दर टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन,
फिर से पेपर सेटर आ गया डिपॉजिट के ऊपर, मतलब उसकी लाइकिंग बढ़ी हुई है डिपॉजिट की। और 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया, मिस्टर हर्ष कंपनी का प्रमोटर भी है, डायरेक्टर भी है, हर्ष ने अपने खुद के दोस्त से पैसा बोरो किया है, अगर वो पैसा कंपनी को देता है तो क्या इसको डिपॉजिट माना जाएगा? डायरेक्टर्स के केस में तो अगर डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो डायरेक्टर्स को तो रिटर्न डिक्लेरेशन देनी होती है कि जो पैसा मैं कंपनी को दे रहा हूँ एज अ लोन, वो पैसा मैंने किसी और से बोरो नहीं किया हुआ है, रिटर्न डिक्लेरेशन देनी होती है। अगर रिटर्न डिक्लेरेशन नहीं देगा तो उसको डिपॉजिट माना जाएगा। तो डायरेक्टर के एंगल से देखें, एज डायरेक्टर अगर दे रहा है तो माना जाएगा। लेकिन फिर साथ में कह रहे हैं जी क्या कोई सिचुएशन आप बता सकते हो, क्या कोई सिचुएशन बना सकते हो, बता सकते हो क्या ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जिसमें ये जो लोन वो अपनी कंपनी को देना चाहता है, बोरोड फंड से जो लोन वो कंपनी को देना चाहता है, उसको डिपॉजिट ना माना जाए? तो फिर उसमें प्रमोटर वाला एंगल आता है। और आपको शायद याद होगा कि प्रमोटर अगर अपनी खुद की कंपनी को लोन देता है, 3 कंडीशंस अगर कंप्लाई कर देता है तो उसको डिपॉजिट नहीं माना जाता कि जी बैंक या पीएफआई का स्टिपुलेशन था जिसकी वजह से लोन दे रहे हैं, और फिर वो लोन दिया तो वो डिपॉजिट जो प्रमोटर खुद दे रहा है या उसका रिलेटिव दे रहा है, एंड फाइनली उसको डिपॉजिट नहीं माना जाएगा जब तक वो बैंक की या पीएफआई की स्टिपुलेशन बनी रहेगी। तो जैसे ही वो स्टिपुलेशन हटेगी उसके बाद भी प्रमोटर अगर उस लोन को कंटिन्यू करेगा कंपनी में तो फिर उसको डिपॉजिट माना जाएगा। तो यही 2 बातें लिख देनी थी। एज डायरेक्टर आंसर इज नो, एज प्रमोटर तो हम कहेंगे वेल मतलब एज डायरेक्टर कोई स्कोप नहीं है, एज डायरेक्टर कोई स्कोप नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप इसको डिपॉजिट होने से बचा सको। मतलब एज डायरेक्टर अगर आप लोन दोगे तो डिपॉजिट है, लेकिन एज प्रमोटर हम सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या हम सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं? एज डायरेक्टर हम सिचुएशन क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन एज प्रमोटर हम सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। ये आपको आपसे एडवाइस मांगी गई, एडवाइस देनी थी। 3 मार्क्स, सिंपल क्वेश्चन, 3 नंबर का हलवा। फिर एक और हलवा क्वेश्चन आ गया, बताइए कौन से वाले केसेस हैं जब आप एमसीए की वेबसाइट पे एमसीए की सर्विसेज ले रहे हो, ई फॉर्म्स प्रोसेसेस वगैरह कर रहे हो और आप रिफंड ऑफ फीस नहीं मांग सकते। अब मैं नहीं बताऊंगा, ये तो आप सबकी बुक्स में है ऑलरेडी। तो हम भी फुल फ्लेजेड बैच करते हैं तो उसमें रहता है, और आप लोगों ने भी, सब लोगों ने किया ही होगा। ये तो स्ट्रेट क्वेश्चन स्ट्रेट आंसर। अब हलवा है तो मैं अब हलवा थोड़े ना आपको बार बार बना बना कर दिखाऊंगा, थोड़ा सा जहाँ टेक्निकल है वहाँ बात करूंगा। फिर आया एक और स्ट्रेट क्वेश्चन, वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन, दैट इज सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, लेकिन स्ट्रेट कहना थोड़ा सा गलत है क्योंकि जहां से पूछा वहां तक हर कोई जाता नहीं है। मैं जाता हूँ, हाँ जब मैं जाता हूँ और मैं बहुत डिटेल में जाता हूँ, और फ्लो चार्ट भी उसका है पूरा का पूरा, मेरे फुल फ्लेजेड बैच में भी है, और मैंने तो यूट्यूब के ऊपर भी वो लेक्चर दिया हुआ है, एक सेक्शन 90 का, सेक्शन 90 दैट इज एसबीओ। और उसमें क्या बोल रहे हैं, कंपनी ने नोटिस दिया किसी उज्जवल साहब को, मिस्टर उज्जवल को नोटिस दिया, जो कि कंपनी का मेंबर भी नहीं है, जो कि कंपनी का शेयर होल्डर भी नहीं है, और नोटिस देकर उससे पूछ रहे हैं कि हमें मालूम है कि आपको किसी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर के बारे में मालूम है, उसकी इन्फॉर्मेशन दो। तो जो उज्जवल साहब हैं उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी वो सेटिस्फैक्टरी नहीं दी, उन्होंने टूटी फूटी इन्फॉर्मेशन दी। मना भी नहीं किया, इन्फॉर्मेशन दी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर के बारे में, लेकिन टूटी फूटी। उसके बाद आपको बताना है कि एज मतलब एज कंपनी सेक्रेटरी क्या करना चाहिए। यू आर द जनरल मैनेजर सेक्रेटेरियल ऑफ द कंपनी, और कंपनी के सीईओ साहब आपसे पूछ रहे हैं कि अब बताओ फर्दर एक्शन क्या लें। तो एनसीएलटी जाना होता है यार, एप्लीकेशन फाइल करनी होती है एनसीएलटी में, और प्रेशर डालना होता है वो उस व्यक्ति के ऊपर की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो। लेकिन इसका इतना सीधा आंसर नहीं है, पूरा एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप फ्लो चार्ट है। तो वो फ्लो चार्ट मैं अपने फुल फ्लेजेड बैच में भी करवाता हूँ। आई होप कि वो सब बच्चों ने बना भी रखा होगा, लिख कर भी आए होंगे आप लोग एग्जाम में, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो लिख कर आए होंगे। और उसके अलावा एक चीज़ और बोलूँगा, अनफॉर्चुनेटली जिन्होंने नहीं किया होगा तो उनका मिस भी हो गया होगा। तो वो लोग ज़रूर परेशान हुए, वो लोग ज़रूर परेशान होंगे जिन्होंने इतना डिटेल में आगे तक नहीं पढ़ा होगा। और फ्लो चार्ट्स की टेक्निक थोड़ा सा फ़ायदा तो देती है यार, कि फ्लो चार्ट्स को रिटेन करना आसान होता है। जब आप फ्लो चार्ट अपने हाथ से लिखते हो, बनाते हो, मेमोराइज करते हो, तो फिर उनसे प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है फ्लो चार्ट से। और फिर ये होता है कि एग्ज़ाम टाइम में जाने से पहले रिवाइज भी करें, और रिवाइज भी करें, और एग्ज़ाम में फ्लो चार्ट फॉर्म में नहीं तो पॉइंट वाइज फॉर्म में, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 फॉर्म में लिख कर भी आएँ। तो और आगे भी दिखाऊंगा फ्लो चार्ट वाले क्वेश्चंस कुछ आए हुए हैं। फिर एक गुगली और आ गई, एंड दैट गुगली वाज क्वेश्चन नंबर 2 का ऑल्टरनेट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2A। अमेरिका के बारे में पूछ रहे हैं कि अमेरिका में कॉर्पोरेट लॉज बनाने की अथॉरिटी किसके पास है। लेकिन एक चीज़ बोलूं, गुगली होते हुए भी गुगली नहीं है, क्योंकि ऑल्टरनेट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 2 ऊपर जो मैंने आपको दिखाया वो तो लड्डू था पूरा का पूरा। अगर क्वेश्चन नंबर 2 लड्डू है तो फिर मैं कहूँगा इस गुगली की वजह से किसी को लॉस नहीं होना चाहिए। ग्लोबल डेवलपमेंट वाला चैप्टर है,
और ग्लोबल डेवलपमेंट में से कुछ पूछा, मेरे बैच में भी मैं बोलता हूँ कि भाई ये वाला चैप्टर ना बड़ा बोरिंग है यार, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तुम अपने आप घर जाकर पढ़ लो। इंडियन कंपनी लॉ की एक्सपर्टीज मैं करवाऊंगा, और इस चैप्टर में ग्लोबल डेवलपमेंट में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या जो भी थोड़ा थोड़ा करके, कनाडा, सबका थोड़ा थोड़ा बताया हुआ है, सिंगापुर मैं नहीं करवाऊंगा, वो अपने आप पढ़ लो और होमवर्क है आप लोगों का। तो लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगा कि अगर ऑप्शनल में निकल गया तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसकी वजह से। और उसके बाद जो आगे क्वेश्चन आया वो भी हलवा आ गया एकदम से, कि भाई एक कंपनी में शेयर ट्रांसफर डीड दिया गया, सिक्योरिटी ट्रांसफर डीड दिया गया कि बायर का नाम रेस्ट टू मेंबर में एंटर कर दो। कंपनी ने उसको 6 महीने तक लटका दिया, 6 महीने तक उसका जवाब नहीं दिया, 6 मंथ्स तक। तो फिर उस केस में जो बायर था, गुस्सा आ गया, उसने जाकर क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर दी। मतलब कुछ हद ही हो गया, कोई मर्डर किया है क्या, कोई मर्डर किया है जो जाकर कंप्लेंट करोगे, क्रिमिनल कंप्लेंट, कोर्ट में जाकर क्रिमिनल कंप्लेंट कर दी। तो भाई क्या कोर्ट जो है इसका कॉग्निजेंस लेगा? आंसर इज नो, आंसर इज नो। बल्कि कहाँ जाना चाहिए था? सेक्शन 58 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4 में, एनसीएलटी में जाकर कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए। और इसके भी फ्लो चार्ट्स हम लोग क्लास में करते हैं, वो फ्लो चार्ट्स बने हुए हैं प्रॉपर, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। तो वो चीज़ थी। और 3 नंबर का क्वेश्चन है, कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट के पास कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है इस मैटर के अंदर, ऐसा कोई ऑफेंस नहीं हो गया। हाँ, एनसीएलटी ने ऑर्डर दिया आपको कि भाई अपना जो भी आप गड़बड़ कर रहे हो उस गड़बड़ को ठीक करो, तो एनसीएलटी ऑर्डर कंप्लाई करना होता है विद इन 10 days। एनसीएलटी ऑर्डर आप नहीं मानते तो उसके बाद जो फाइन है या जो भी फर्दर कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं, वो आगे फाइन और जेल वगैरह जो भी प्रोविजंस हैं 58 के अंदर टुवर्ड्स द एंड, वो बात की बात है। लेकिन अभी तो एनसीएलटी में जाओगे। एक और हलवा आ गया, कॉर्पोरेट, आई विल से दिस, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सेक्शन 55 में जब रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करते हैं, या सेक्शन 68 में जब आप बायबैक ऑफ शेयर्स करते हैं आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, तो एग्रीगेट फेस वैल्यू जो आपने रिडीम किया या बायबैक किया, एग्रीगेट फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, उसके बराबर सीआरआर क्रिएट करना होता है। और फ्यूचर में वो सिर्फ बोनस शेयर्स के लिए इस्तेमाल होता है और किसी पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं होता। स्ट्रेट क्वेश्चन, स्ट्रेट आंसर। एक और सिंपल क्वेश्चन आ गया पोस्टल बैलेट के बारे में। वो 10 आइटम्स जो मैं अपनी क्लास में बहुत डिटेल में करवाता हूँ, 1 घंटा लगाकर 10 आइटम्स के ऊपर पूरा एनालिसिस कर लेते हैं, एक एक पॉइंट के ऊपर तसल्ली से बैठकर डिस्कशन करते हैं, 5-5 मिनट, 10-10 मिनट एक एक पॉइंट के ऊपर लगा देते हैं, और वो आराम से बैठकर 10 पॉइंट के ऊपर हम 50 मिनट का डिस्कशन कर लेते हैं। वहीं से उठकर आया और स्ट्रेट क्वेश्चन आए, भाई क्या इनके लिए पोस्टल बैलेट चाहिए? आंसर इज यस, इनके लिए पोस्टल बैलेट चाहिए अगर आपकी कंपनी में 201 मेंबर हैं। अगर आपकी कंपनी में 201 मेंबर हैं या 201 मेंबर से ज़्यादा हैं। अगर 200 मेंबर हैं या उससे कम हैं तो नहीं चाहिए। तो फिर पोस्टल बैलेट मैंडेटरी नहीं है। पोस्टल बैलेट इज मैंडेटरी ओनली व्हेन द नंबर ऑफ मेंबर्स आर 201 और मोर। प्लस एट द सेम टाइम आई विल से एक चीज़ और यहाँ पर, वो ये है कि अगर आपकी कंपनी में 1000 मेंबर या उससे ज़्यादा हैं तो यू कैन डू इट ईदर बाय पोस्टल बैलेट और बाय ई वोटिंग, जो 110 में लिखा है, प्रोवाइजो के अंदर लिखा हुआ है। देन एक और मैं कहूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन आया, लेकिन ये सारी बातें कौन कर सकेगा? ये सारी बातें कौन आंसर दे पाएगा? जिसने बेयर एक्ट बहुत बढ़िया से पढ़ा होगा, बेयर एक्ट बहुत बढ़िया से पढ़ा होगा जिसने, और लॉ की लैंग्वेज बड़े तरीके से पढ़ी होगी, वही आंसर दे पाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं कहूँगा थोड़ा सा घुमाया है बीच में, स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं दिया कि बायबैक के ऊपर लिखो। क्या पूछा? डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी के बारे में बताओ। तो आपको बहुत कुछ बताना है डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी के बारे में, कि फॉर्म SH9 होता है, और बायबैक का जब रेजोल्यूशन पास करते हैं, SR या बोर्ड रेजोल्यूशन वटेवर, उसके बाद और एक्चुअल बायबैक एक्टिविटी शुरू करने से पहले बीच में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी अडॉप्ट करनी होती है। और लिस्टेड कंपनी है तो सेबी और ROC दोनों के पास फाइल करनी होती है, अनलिस्टेड कंपनी है तो ओनली विद ROC। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी के ऊपर के साथ सपोर्टिंग एफिडेविट जाता है कि डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी में जो लिखा है सच है। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी में लिखा होता है कंपनी विल रिमेन सॉल्वेंट फॉर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ दिस डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। साइन कौन करेगा? 2 डायरेक्टर्स, MD कौन साइन करेगा, वो सब बताना है इसके अंदर। और साथ में सपोर्टिंग एफिडेविट जाएगा, तो वो सारी कहानी SH9। तो रेगुलेटरी अथॉरिटी, और आपको बताना है कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग द डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। थोड़ा सा खुल के बताओ। और नहीं सर ये तो आपने बहुत ज़्यादा बता दिया है, तो थोड़ा सा कम कर दो। क्वेश्चन 3 नंबर का है तो थोड़ा सा कम कर दो, लेकिन कुछ पॉइंट्स तो आप बताओगे। प्लस गैप की बात हो रही है कि मिनिमम गैप कितना होना चाहिए, व्हाट वुड बी द टाइम गैप बिटवीन द 2 buybacks? तो वी नो दैट मिनिमम 365 days गैप हैज टू बी देयर बिटवीन द 2 buybacks, या मिनिमम 1 year गैप हैज टू बी देयर बिटवीन 2 buybacks। कम से कम 1 साल का गैप होना चाहिए। तो ये चीज़ें बतानी थी इसके अंदर। और फिर आगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यू आर द स्पीकर ऑन द कॉर्पोरेट लॉज एंड 1 person फ्रॉम द ऑडियंस हैज सॉट योर ओपिनियन। मतलब आपको चढ़ा देते हैं एकदम हवा में, देख लो आप, यू आर द स्पीकर ऑन द कॉर्पोरेट लॉज एंड 1 person इन द ऑडियंस इज सीकिंग योर ओपिनियन। क्या किसी इंसॉल्वेंट को मेंबर रख सकते हैं कंपनी में? आंसर इज यस। कल तक हमारी कंपनी का मेंबर था,
अब इंसॉल्वेंट हो गया, जब तक उसके शेयर पब्लिक ऑक्शन में नहीं बिकेंगे तब तक मेंबर है। और क्या जो रिसीवर जिसके हाथ में वो शेयर आए हैं पब्लिक ऑक्शन करने के लिए, क्या उसको मेंबर माना जाएगा? आंसर इज नो, ही इज जस्ट द ट्रस्टी होल्डिंग द शेयर्स एज अ ट्रस्टी, सेल करने के लिए, फर्दर सेल करने के लिए या रिटेन करने के लिए, बट उसका नाम रजिस्टर्ड मेंबर में एंटर नहीं होगा तो वो मेंबर नहीं है। दैट इज देयर। और क्या कोई इन्वेस्टर अपने शेयर्स को डीमैट फॉर्म में शेयर्स को प्लेज कर सकता है? आंसर इज यस। वो डिपॉजिटरी को बताना होता है, शेयर्स के ऊपर फ्रीज लग जाता है, ब्लॉक हो जाता है, जो हम शेयर कैपिटल के चैप्टर में करते हैं। जब हम शेयर कैपिटल का चैप्टर पढ़ते हैं 100 पेज का इन माय बुक 100, और विद फ्लो चार्ट्स, विद डायग्राम्स, मैनी मल्टीपल डायग्राम्स एंड मैनी टेबुलेशंस, तो उसमें ये चीज़ें भी बीच में आती हैं। और मतलब हमारी जो 1000 पेज की बुक है तो उसमें तो ये सारे पॉइंट ऑलरेडी कवर्ड हैं, ऑल द पॉइंट्स आर ऑलरेडी कवर्ड। नेक्स्ट वन, once again coming from one of my flow charts, I'll say, अगर कंपनी में बड़े बड़े फ्रॉड हो रहे हैं और फ्रॉड की वैल्यू कुछ ज़्यादा ही है, $10 million, $10 million के फ्रॉड हो रहे हैं, मतलब $1 crore, मतलब 80 करोड़ रुपीस, तो उस केस में स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अगर वो फ्रॉड नजर आ रहे हैं, राउंड ट्रिपिंग ऑफ फंड्स, अंडर इनवॉइसिंग ऑफ एक्सपोर्ट्स और टैक्स हेवन कंट्रीज के थ्रू फ्रॉडुलेंट साइफनिंग ऑफ फंड्स वगैरह हो रहा है, तो उस केस में बताओ ऑडिटर को क्या करना होता है? तो ऑडिटर को अपनी एक फ्रॉड रिपोर्ट बनाकर सीजी को देनी होती है, लेकिन उसका एक प्रोसेस है थ्रू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाएगी, वो अपना सफाई देंगे, उसके बाद सीजी के पास जाएगी एंड ऑल दैट। तो 143.12 में एक बढ़िया सा फ्लो चार्ट हम क्लास में करते हैं, और वही का वही फ्लो चार्ट यहाँ पर आया हुआ था, वेल फ्रॉम द चैप्टर ऑफ ऑडिटर ओवर देयर। अच्छा, चांस की बात है, इस बार जब मैंने वो रिवीजन सीरीज करवाया तो स्टूडेंट ने स्पेशली क्वेश्चन भी पूछा था कि सर ये फ्रॉड के बारे में बता दो, किसी ने पूछा था रिवीजन सीरीज जब मैंने करवाई थी। तो टुवर्ड्स द एंड पार्ट, आखिरी के 5 मिनट में ये पॉइंट हमने वेल ऑन स्क्रीन मैंने दिखाया भी था, बोला था कि फ्लो चार्ट का ना इसका स्नैप ले लो और बना लो, एग्जाम में आ गया तो तुम्हारे काम आ जाएगा। वो एग्जाम में ही आ गया, और ये एग्जाम से कुछ दिन पहले की बात है कि मैंने रिवीजन सीरीज में भी स्क्रीन पे दिखाकर बोला था इसका फटाफट एक स्नैपशॉट ले लो और स्नैपशॉट लेकर बना लेना। सो वेल वो वीडियो अभी भी यूट्यूब के ऊपर है, इट इज स्टिल देयर ऑन द यूट्यूब, और अपने फुल बैच में तो मैं करवाता ही हूँ। इन एनी केस सिंगापुर का क्वेश्चन पूछा अब यहाँ पर, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 कंपलसरी क्वेश्चन में सिंगापुर कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन पूछा कुछ कि प्राइवेट कंपनीज को एजीएम नहीं करवानी होती एंड ऑल दैट। वंस अगेन आई एम सेइंग, जो मैं अपने बैच में होमवर्क देता हूँ, अब ये 5 नंबर का क्वेश्चन ऐसा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मैं कहता हूँ मैं भी अटेम्प्ट नहीं करता, 95 मार्क्स का पेपर मैं अटेम्प्ट करता, ये 5 नंबर मैं भी छोड़कर आता। डर किस बात का, प्रॉब्लम क्या है? 95 का अटेम्प्ट किया है, आ जाएंगे 90 आ जाएंगे यार, हमें कौन से 100 में से 100 लेने हैं? 91 आ जाएंगे, 92 आ जाएंगे आउट ऑफ 95, तो पेपर हम बढ़िया सॉलिड करके आएंगे, सॉलिड लिख कर आएंगे, प्रॉपर लीगल प्रोविजन, प्रॉपर कंक्लूजन, प्रॉपर आंसर लिख कर आएंगे, और पेपर चेकर को और क्या चाहिए? नो, मतलब सर ज़्यादा बोल दिया क्या 91? चलो कोई बात नहीं, 91 नहीं आएंगे, 80 आ जाएंगे यार। 81 मेरे स्टूडेंट्स के 80 आए हुए हैं कंपनी लॉ में, 80 81 आए हुए हैं, 85 भी आए हुए हैं एक स्टूडेंट के कंपनी लॉ में। तो अब उन सबके नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, लेकिन हैं ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 80 81 85 अचीव किए हुए हैं कंपनी लॉ के पेपर में। सो वेल पेपर बढ़िया करो यार, पेपर बढ़िया करो। अब पार्ट ए हो गया आपका खत्म, 50 नंबर। पार्ट बी में आ जाओ, और पहला क्वेश्चन तो वो है जो पास्ट एग्जाम में भी आया था, लेकिन बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, रिपीट रिपीट क्वेश्चन आया, और मैंने ये क्वेश्चन अपनी रिवीजन सीरीज में भी करवाया, रिवीजन सीरीज में भी करवाया, और पहले फुल फ्लेज्ड बैच में तो करवाया करवाया कि भाई एक कंपनी अपने एक पब्लिक कंपनी अपने पार्ट टाइम डायरेक्टर को लोन देना चाहती है, और वो लोन जो कंपनी देना चाहती है, साथ में ये भी बता रखा है कुछ कंपनी की पेड अप कैपिटल 120 करोड़ है, और कंपनी ने खुद टर्म लोन लिया हुआ है 65 करोड़ का, कंपनी ने खुद से लिया हुआ है, लेकिन अभी कंपनी अपने एक पार्ट टाइम डायरेक्टर को लोन देना चाहती है टू परचेज द अपार्टमेंट, या कह लो हाउसिंग लोन देना चाहती है कि वो नवी मुंबई में अपार्टमेंट परचेज कर ले। और साथ में क्या हो रहा है कि कंपनी हैज इम्प्लीमेंटेड अ हाउसिंग लोन फॉर इट्स परमानेंट एम्प्लॉइज, अपने परमानेंट एम्प्लॉइज के लिए रखा हुआ है, लेकिन पार्ट टाइम डायरेक्टर तो परमानेंट एम्प्लॉय होता नहीं है, वो तो परमानेंट एम्प्लॉई कहना ही गलत है, जो एक साल में 4-5 बार बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए आता है, आप उसको एम्प्लॉई भी कैसे कह सकते हो? होल टाइम डायरेक्टर को या मैनेजिंग डायरेक्टर को तो आप परमानेंट एम्प्लॉइज के साथ कंपेयर कर सकते हो, पार्ट टाइम डायरेक्टर को तो आप परमानेंट एम्प्लॉइज के साथ कंपेयर भी नहीं कर सकते। तो परमानेंट एम्प्लॉइज के लिए कंपनी ने कुछ कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स की स्कीम भी बना रखी है, इंप्लीमेंट की हुई है, उसके हिसाब से लोन दिया पार्ट टाइम डायरेक्टर को। सेक्रेटेरियल ऑडिटर ने ऑब्जेक्शन रेज किया है, क्या ऑब्जेक्शन सही है? आंसर इज यस, ऑब्जेक्शन बिल्कुल सही है। मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए अगर कंपनी ने कोई अलग से स्कीम बना रखी है, मतलब परमानेंट एम्प्लॉइज के लिए जो स्कीम बना रखी है, उसमें एमडी को डब्ल्यूटीडी को लोन दे रहे हैं, उस स्कीम के हिसाब से चलेगा, वो 185 सबसेक्शन 3 में एग्जम्प्ट है। या फिर एमडी के लिए, होल टाइम डायरेक्टर के लिए अलग से कुछ स्कीम बनाकर उसका स्पेशल रेजोल्यूशन बना दिया तो वो भी चलेगा। तो कंडीशन ऑफ सर्विस जो सारे परमानेंट एम्प्लॉइज के लिए हैं,
एचआर पॉलिसी बनी हुई है, कंडीशंस ऑफ सर्विसेज बनी हुई है, सारे परमानेंट एम्प्लॉइज के लिए एप्लीकेबल है, उसके हिसाब से एमडी को, डब्ल्यूटीडी को दो लोगों को दे सकते हैं, चल जाएगा, वो 185 सबसेक्शन 3 में एग्जम्प्ट है। नहीं तो एमडी और डब्ल्यूटीडी के लिए अलग से स्कीम बनाकर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, उसके हिसाब से दे दो तो भी चल जाएगा। पार्ट टाइम डायरेक्टर्स के लिए तो 185 सबसेक्शन 3 में एक्सेप्शन है ही नहीं, तो नहीं चलेगा। और आई से एट द सेम टाइम पूछ रहे हैं जी कंपनी अगर प्राइवेट कंपनी होती तो, ये तो पब्लिक कंपनी है तो आप कह रहे हो नहीं चलेगा। हैप्पी ट्रेवल्स लिमिटेड पब्लिक कंपनी है तो नहीं चलेगा, लेकिन क्या कंपनी प्राइवेट कंपनी होती तो चल जाता? आप बताओ, आप क्या प्राइवेट कंपनी होती तो चल जाता? तो आंसर इज वंस अगेन नो। प्राइवेट कंपनीज कौन सी वाली एग्जाम्प्ट होती है? मैंने बहुत जोर देकर रिवीजन सीरीज में कम से कम आधा घंटा लगा दिया था इसी पॉइंट के ऊपर, हाफ एन आवर ऑन दिस पॉइंट, कि प्राइवेट कंपनीज कौन सी वाली एग्जाम्प्ट होती है। रिवीजन सीरीज में आधा घंटा लगाया था मैंने इसके ऊपर। बाकी तो आप छोड़ो, वेल कि मैं फुल फ्लेज्ड बैच में कितना टाइम लगाता हूँ विद मल्टीपल एग्जाम्पल्स। तो प्राइवेट कंपनी जिसमें किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट का 1 रुपया भी ना लगा हो, और जिसकी टोटल बोरिंग्स जो टर्म लोन्स लिए हुए हैं फ्रॉम द बैंक्स, फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दैट इज लेस देन ट्वाइस ऑफ इट्स कैपिटल, और ₹50 करोड़ विच एवर इज लेस, उससे कम हो, और उस लोन में कोई डिफॉल्ट भी ना हो, तो वो प्राइवेट कंपनी एग्जाम्प्ट होती है। लेकिन यहाँ पर प्राइवेट कंपनी एग्जाम्प्ट क्यों नहीं है? क्योंकि प्राइवेट कंपनी ने टर्म लोन लिया हुआ है 65 करोड़ का, ऊपर है ना, कंपनी चेंज हो गई पब्लिक से प्राइवेट, लेकिन टर्म लोन तो लिया हुआ है ना 65 करोड़ का, और दैट इज मोर देन 50 करोड़ वाली लिमिट, तो लोअर लिमिट से ज्यादा ही है इन एनी केस। सो नाउ इन दैट केस से तो प्राइवेट कंपनी एग्जाम्प्ट नहीं है। फिर प्राइवेट कंपनी के केस में आंसर विल रिमेन सेम। तो पूछ रहे हैं क्या आंसर डिफरेंट हो जाएगा? आंसर इज नो, डिफरेंट नहीं होगा, आंसर विल रिमेन सेम। ऐसी प्राइवेट कंपनी जो एग्जाम्प्ट नहीं है वो अपने पार्ट टाइम डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकती। सिंपल सिंपल बात खत्म हो जाती है, मतलब पब्लिक हो या प्राइवेट हो, गिवन सिचुएशन में लोन नहीं दे सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनट्स बनाए हैं अब। सेक्शन 173 बोर्ड मीटिंग, माय फेवरेट सेक्शन, और साथ में रूल 3 जो फुल डिटेल में करते हैं, और वो वही पॉइंट, मतलब मुझे लगता है यार जब मैं बहुत डिटेल में जाकर वो पॉइंट पढ़ाता हूँ, रूल 3 पूरा पढ़ाता हूँ, और मेरी बुक में भी रूल 3 पूरा ही है, मेरे सारे स्टूडेंट्स ने पूरा पढ़ा ही है, तो वहां से क्वेश्चन अगर रूल 3 के बिल्कुल एंड पार्ट में से भी आ जाए, मतलब पेपर सेटर कहीं से भी दे दे, है तो हमने तो क्लास में किया हुआ ना सब कुछ, तो वहीं से क्वेश्चन आया। और क्या क्वेश्चन आया जी? 28 जनवरी को बोर्ड मीटिंग हुई, 5 फरवरी को हुआ आपका मिनट्स सर्कुलेट हुआ, उसके मिनट्स बनाए, कंपनी सेक्रेटरी ने सर्कुलेट कर दिए सारे डायरेक्टर्स को। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो प्रेजेंट था उस बोर्ड मीटिंग में, उस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने उन मिनट्स के ऊपर अपने कमेंट्स दिए, इसमें क्या गलत है, क्या ठीक है, क्या प्लस क्या माइनस होना चाहिए। लेकिन कमेंट कब दिए? 15 फरवरी को, जबकि कमेंट देने होते हैं 7 दिन में, और उसने कमेंट दिए हैं 10 दिन के बाद, ऑन ऑन एक्सपायरी ऑफ 10 डेज, या 9 दिन के बाद 10वें दिन कमेंट्स दिए हैं। तो क्या उसके कमेंट्स को कंसीडर किया जाएगा? आंसर इज नो, नहीं किया जाएगा कंसीडर, क्योंकि कमेंट उसने कब दिए हैं? कमेंट्स कब दिए हैं? आफ्टर मोर देन 7 डेज। तो कमेंट्स देने का जो राइट है इनके पास, दैट इज विद इन 7 डेज। प्लस कह रहे हैं कि एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर ना, वो बोर्ड मीटिंग में एबसेंट था, 28 जनवरी वाली बोर्ड मीटिंग में एबसेंट था स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, लेकिन उसको भी मिनट्स की कॉपी गई, तो उसने भी कमेंट्स दे दिए, और उसने तो 5 दिन के अंदर ही कमेंट दे दिए। 5 फरवरी को गई उसके पास कॉपी, और 10 फरवरी को उसने कमेंट्स भी दे दिए अपने, तो 5 दिन के अंदर कमेंट्स दे दिए तो चलेगा। आंसर इज नो, उसके कमेंट्स एक्सेप्ट नहीं होंगे क्योंकि वो तो एबसेंट था। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि भाई कौन प्रेजेंट था, कौन एबसेंट था, और जो प्रेजेंट थे सिर्फ उन लोगों को कमेंट्स देने का हक है, और कितने दिन में देने होते हैं? विद इन 7 डेज आफ्टर रिसीविंग द कॉपी, मतलब जब कंपनी कॉपी सर्कुलेट करती है तो 7 दिन में कमेंट्स देने होते हैं। तो मैं कहूँगा लेकिन ये वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने बेरेक्ट, जिन्होंने रूल्स डिटेल में अंत तक पूरे पढ़े हैं। सर हमने भी रूल 3 पढ़ा था, लेकिन शुरू वाला थोड़ा सा पढ़ लिया था, हमने पूरा नहीं पढ़ा था सर, या फिर हमें पूरा पढ़ाया नहीं गया, वटेवर। अब मेरे को खुशी क्या है कि मैंने पूरा पढ़ा भी और मैंने पूरा पढ़ाया भी रूल 3। तो रूल 3 के बिल्कुल एंड पार्ट में अगर रूल 3 सब रूल 12 का क्वेश्चन आया है, रूल 3 सब रूल 12 का क्वेश्चन आया, तो मुझे ये खुशी होती है कि भाई हमने तो अपने बैच में पूरा किया था, दैट इज देयर। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 173 सबसेक्शन 1, एक साल में 3 बोर्ड मीटिंग हुई, चौथी नहीं हुई, कोरम नहीं आया, तो क्या लॉ कॉन्ट्रावीन हुआ? आंसर इज यस। लॉ मेकर को इस बात से क्या मतलब कि कोरम आया नहीं आया, मीटिंग नहीं हुई ना, एक साल में 4 होनी चाहिए, नहीं हुई, तो 173 कॉन्ट्रावीन हुआ या नहीं हुआ? एंड द आंसर इज यस कि कॉन्ट्रावीन हुआ। सिंपल, दैट्स इट, दैट्स इट। देन गोइंग ऑन फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट क्वेश्चन, आरएमसी, एलओडीआर का क्वेश्चन आ गया। अब एलओडीआर का क्वेश्चन आ गया, दैट इज कि कंपनी आपकी लिस्टेड कंपनी है और टॉप 20 लिस्टेड कंपनीज में आती है, रिस्क मैनेजमेंट कंपनी कमिटी बनाना चाहते हैं, सीएफओ ने अपना ओपिनियन दे दिया, कंपनी सेक्रेटरी ने अपना ओपिनियन दे दिया, और दोनों ने ओपिनियंस गलत ही दिए हैं। ये पता नहीं अजीब सी पहेली है, मतलब पेपर सेटर ऐसा क्यों करता है? सीएफओ के गलत ओपिनियन लिख दिया, कंपनी सेक्रेटरी के भी गलत ओपिनियन दे दिया, और बच्चों से पूछ रहे हैं बच्चों तुम बताओ कि सही क्या है, तो बच्चे तो बताएंगे ही। और आरएमसी का प्रोविजन
आई वंस अगेन रिपीट कि हम तो क्लास में करते ही हैं, तो वो प्रोविजन अगर आ गया है, स्ट्रेट क्वेश्चन स्ट्रेट आंसर, घुमाया भी नहीं। लेकिन घुमाया कहाँ, क्वेश्चन को घुमाया ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, कंफ्यूज करने के लिए। नहीं तो क्वेश्चन वाज वेरी मतलब डाइस ही बनाया बस, कि सीएफओ कह रहा है जी सिर्फ कमेटी में ना 2 लोगों की जरूरत है, एक सीएफओ खुद और एक जनरल मैनेजर एचआर, तो हो गया हमारा रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। कंपनी सेक्रेटरी कह रहा है नहीं नहीं, कंपनी सेक्रेटरी भी होना चाहिए कमेटी के अंदर, और कंपनी सेक्रेटरी को चेयरमैन बनाओ। मतलब एक से बढ़कर एक फन्ने खाएं। सीएफओ कह रहा है कमेटी में सिर्फ 2 मेंबर चाहिए, एक सीएफओ एक जनरल मैनेजर एचआर, और दूसरी तरफ कंपनी सेक्रेटरी कह रहा है नहीं नहीं, मेरा भी होना चाहिए, मुझे भी होना चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेट लॉ की नॉलेज तो मुझे बढ़िया है, और मुझे तो चेयरमैन ऑफ द कमेटी बनाओ। कोई नहीं बोल रहा कि डायरेक्टर्स होने चाहिए, ये हैरानी की बात है। और लॉ मेकर ने या सेबी ने जो एलओडीआर रेगुलेशंस में लिखा हुआ है कि आरएमसी कमेटी में मिनिमम 3 मेंबर्स होने चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ देम डायरेक्टर होने चाहिए, उसमें एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जरूर होना चाहिए, और सिर्फ कोई डायरेक्टर ही चेयरपर्सन बन सकता है, डायरेक्टर के अलावा कोई चेयरपर्सन नहीं बन सकता। तो आपको तो लीगल प्रोविजन लिखना था और उसके नीचे बोलना था कि सीएफओ भी गलत बता रहा है और कंपनी सेक्रेटरी भी गलत बता रहा है, दोनों के ओपिनियन गलत हैं। लेकिन पहले आपको क्या लिखना था, लीगल प्रोविजन एज पर एलओडीआर। आगे बढ़ते हैं वन लेवल फर्दर आई विल से, एंड दिस इज, अब आप आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 5A, 2 क्वेश्चंस की तरफ। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, तो मतलब आप वो पार्ट बी में आपने क्वेश्चन नंबर 4 देख लिया, पार्ट बी में इट वाज क्वेश्चन नंबर 4। और मैं तो कहूँगा यार, मतलब मेरे को तो देखकर लग रहा है 95 मार्क्स तो बहुत ही बढ़िया पेपर था। सिर्फ एक 5 नंबर जो था ना वो सिंगापुर वाला, वो थोड़ा सा परेशान करने वाला था, अदरवाइज पार्ट 2 बहुत ही बढ़िया आई से। और क्वेश्चन नंबर 4 तो आपका हो गया 5 मार्क्स, देन 5 मार्क्स in the question number 4, and then 5, and then I'll say 5 more, 20 नंबर स्ट्रेट निकल गया क्वेश्चन नंबर 4 में, उनके लिए जिन्होंने डिटेल में, फुल डिटेल में पढ़ा है। मतलब मैंने फुल डिटेल में पढ़ाया है, तो मैं फिर से बोलूंगा फुल डिटेल वाली नॉलेज चाहिए थी, और जहां गुगली है तो गुगली के लिए इंटरप्रिटेशंस भी बढ़िया वाली चाहिए थी। अदरवाइज आप, फिर से बोल रहा हूं, अगर पेपर सेटर ने अगर जलेबी बनाई और आपको जलेबी की तरह घुमाया और आप घूम गए, तो खत्म है, खत्म। देन यू आर गेटिंग 0 आउट ऑफ 5 और 1 आउट ऑफ 5, फिर नहीं आ रहे आपके मार्क्स, और मे बी 2 आउट ऑफ 5, तो बिल्कुल एक्सट्रीमली नीचे आ जाएंगे। तो ये पेपर उनके लिए था जो बहुत डिटेल में हर चीज पढ़ रहे हैं, एलओडीआर पढ़ रहे हैं, रूल 3 का सब रूल 12 पढ़ रहे हैं, बिल्कुल लास्ट में डिटेल तक जाकर पढ़ भी रहे हैं, रिवाइज भी कर रहे हैं, रिवीजन के टाइम पे भी। ये नहीं कि रिवीजन के टाइम पे शॉर्टकट मार दिया, तो रिवीजन के टाइम पे भी पूरा डिटेल में जाकर पढ़ रहे हैं, तो जाकर एग्जाम में लिख पाएंगे। समझ में आ रही है बात। ये पेपर जून 2023 का पेपर उन स्टूडेंट्स के लिए बना था जिन्होंने बारीकियों में पढ़ा, कहाँ क्रेडिट रेटिंग मैंडेटरी है, कहाँ नहीं है, सेक्शन 2 क्लॉज 76 में आपकी रिलेटेड पार्टी है भी या नहीं है, बारीकियों में जाकर पढ़ा और फुल डिटेल में पढ़ा, रूल 3 का सब रूल 12 अंत तक जाकर पढ़ा। ये नहीं कि रूल 3 आधा पढ़ा अब हो गया जी अपना खत्म, तो पेपर भी खत्म। और मतलब पूरा अच्छा इन डेप्थ नॉलेज वाले लोग, बेरेक्ट की नॉलेज जिनको अच्छी वाली है और इंटरप्रिटेशन जिनकी अच्छी वाली है, वही लोग कर रहे हैं, और साथ में सेबी एलओडीआर भी पूछ रहे हैं। मतलब कुछ छोड़ा नहीं अपनी तरफ से, उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं। देन आई से फिर क्वेश्चन आता है सेक्शन 180 के ऊपर, कैलकुलेशन वाला भी करवा लिया उन्होंने कहा चलो भाई कैलकुलेटर लाए हो तो वो यूज़ कर लो, हालांकि बिना कैलकुलेटर की कैलकुलेशन हो रही है, लेकिन लाए हो तो यूज़ कर लो। और यहाँ पर भी दिखाता हूँ आपको, ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है वो दिखाता हूँ आपको, और एक नहीं 2-3 ट्विस्ट हैं, छोटे से क्वेश्चन में 2-3 ट्विस्ट हैं। और आपको पढ़ने में लगेगा सीधा सीधा क्वेश्चन है। जीरो मोटर्स लिमिटेड, हीरो का जीरो कर दिया, उनके पास 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, लिस्टेड कंपनी है, और पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, और एक साइकिल डिवीजन है, एक मोटरसाइकिल डिवीजन है, एक इलेक्ट्रिक स्कूटर डिवीजन है, 3 डिवीजन्स हैं, और बाकी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। सेक्शन 180 के ऊपर क्वेश्चन बना दिया है, क्लॉज बी क्लॉज सी सामने सामने नजर आ रहा है, और हिडन में हाइडिंग में क्लॉज ए है जो सामने सामने नजर भी नहीं आ रहा है। और क्या बोला है, इक्विटी शेयर कैपिटल 300 करोड़, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 120 करोड़, जनरल रिजर्व्स 500 करोड़, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 300 करोड़, सब मिलाकर एग्रीगेट 1220 करोड़, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट सब मिलाकर 1220 करोड़। उसके बाद क्या बता रहे हैं, बीच में रीवैल्यूएशन रिजर्व इग्नोर करो, 200 करोड़ इग्नोर, रीवैल्यूएशन रिजर्व इग्नोर। फिर आपको क्या बता रहे हैं, लॉन्ग टर्म लोन कंपनी जो पास्ट में ऑलरेडी पहले ले चुकी है 480 करोड़ के पुराने चले आ रहे हैं, जो चले आ रहे हैं। शॉर्ट टर्म लोन जो कंपनी पास्ट में ले चुकी है 620 करोड़ के। अब ये नहीं बताया कि शॉर्ट टर्म लोन क्या कंपनी ने अपने बैंक से लिया है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लिया है, रीपेबल विद इन 6 मंथ्स,
तो ये सारी चीज़ें नहीं बताई, क्या वो एक टेम्परेरी लोन है जो कंपनी ने अपने बैंक से लिया है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लिया एंड रीपेबल विद इन 6 मंथ्स, या जो शॉर्ट टर्म लोन कंपनी ने लिया है वो बैंक के अलावा किसी और से लिया है, या फिर ओन बैंक से लिया है, तो क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए लिया है। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लिया है तो चाहे शॉर्ट टर्म लोन हो तो वो बोरोइंग्स में काउंट होता है। लेकिन अगर अपने ओन बैंकर से लिया है, खुद के बैंक से लिया है, और 6 मंथ्स या उससे कम के लिए लिया है, और वेल आई से ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लिया, तीनों फैक्टर फुलफिल हो रहे हैं, तीन के तीन फैक्टर, तो फिर वो 620 करोड़ को हम टेम्परेरी लोन को हम काउंटिंग में काउंट नहीं करेंगे। इन दैट केस अगर तीनों फैक्टर फुलफिल हो जाते हैं, टेन्योर इज लेस देन 6 मंथ्स और रीपेबल ऑन डिमांड, टेकन फ्रॉम ओन बैंकर एंड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। वैसे 620 करोड़ का लोन मतलब छोटा लोन नहीं होता है, बढ़िया तगड़ा वाला लोन है। तो ये कहना भी मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में 620 करोड़ का लोन ले लिया, जबकि लॉन्ग टर्म लोन 480 करोड़ का है। तो ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म लोन लिया होगा तो शायद कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लिया होगा इतना बड़ा। कुछ लिखा नहीं है क्वेश्चन पेपर में, तो आप आंसर में दो प्रिजम्पशन पे दो आंसर बनाओगे। प्रिजम्पशन 1 कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लिया है तो क्या होगा, तो 620 करोड़ को एग्जिस्टिंग बोरिंग्स में काउंट करेंगे। और अगर ओन बैंक से लिया है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, रीपेबल विद इन 6 मंथ्स, तो फिर काउंटिंग में काउंट नहीं करेंगे, एग्जिस्टिंग बोरिंग्स में काउंट नहीं करेंगे। फिर कुछ और एड ऑन इन्फॉर्मेशन भी दे दी आपको। ग्रॉस रेवेन्यू इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर कितना था, इन्वेस्टमेंट साइकिल डिवीजन, साइकिल के ऊपर फोकस कर रहे हैं, साइकिल डिवीजन में कितना कर रखा है, और टर्नओवर कितना साइकिल डिवीजन से आ रहा है, और दिखा रहे हैं साइकिल बेचकर 450 करोड़ की टर्नओवर क्रिएट कर ली है। जबकि पूरा जो ग्रॉस रेवेन्यू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में था, जिसमें साइकिल, मोटरसाइकिल सब आ गई, इलेक्ट्रिक साइकिल सब आ गई, तो उसमें जो भी ऊपर उन्होंने बताया हुआ था सब मिलाकर 2010 करोड़, 2010 करोड़ सब मिलाकर, इलेक्ट्रिक स्कूटर डिवीजन, मोटरसाइकिल डिवीजन, साइकिल डिवीजन, तीनों की ग्रॉस इनकम 2010 करोड़, और अकेले साइकिल डिवीजन की इनकम 450 करोड़। तो कुछ आपको ऐसा लग रहा है क्या कि सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में इस साइकिल डिवीजन को अंडरटेकिंग मानना चाहिए, इस साइकिल डिवीजन को अंडरटेकिंग मानना चाहिए, क्योंकि साइकिल डिवीजन से होने वाली जो टर्नओवर है, आने वाली जो टर्नओवर है, वो टोटल ग्रॉस इनकम के 20% से या उससे ज़्यादा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा होता कि अगर यहाँ पर ग्रॉस रेवेन्यू ना लिखकर अगर यहाँ टर्नओवर ही लिखा होता, क्योंकि लॉ मेकर ने सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में टर्नओवर वर्ड का इस्तेमाल किया है, तो दोनों जगह टर्नओवर टर्नओवर लिखा होता तो गड़बड़ नहीं होती। लेकिन मैं प्रिज्यूम कर लेता हूं कि अगर ग्रॉस रेवेन्यू को ही टर्नओवर मान लिया जाए, ग्रॉस रेवेन्यू इज टर्नओवर अगर मान लिया जाए, तो 20% वाला क्राइटेरिया फिट होता है, और उस हिसाब से साइकिल डिवीजन इज अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी, क्योंकि 20% ऑफ टोटल इनकम या उससे ज्यादा वहां से जनरेट हो रही है, दैट इज हियर। अब सवाल क्या पूछा है आपसे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैव डिसाइडेड, यूनानिमस रेजोल्यूशन यूनानिमसली पास किया है, और उसमें एक तो डिसीजन लिया कि हम लॉन्ग टर्म लोन ले रहे हैं 300 करोड़ का, फ्रेश लॉन्ग टर्म लोन ले रहे हैं, प्रपोज्ड लोन 300 करोड़, और दूसरा बोला कि ये साइकिल डिवीजन बेचकर जो पैसा आया है उसको ट्रस्ट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब बताइए क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मानना सही है कि बोर्ड रेजोल्यूशन से ही काम चल जाएगा, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपसे पूछ रहे हैं डिसाइड इफ द बोर्ड रेजोल्यूशन इज सफिशिएंट, क्या बोर्ड रेजोल्यूशन काफी है इन दो कामों के लिए। तो जहां तक मैं कहूंगा ट्रस्ट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने की बात है, तो यस बोर्ड रेजोल्यूशन इज सफिशिएंट, क्योंकि वो सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में लिखा हुआ है कि अमलगमेशन या रीऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जो पैसा आपको मिल रहा है अगर आप उसको ट्रस्ट सिक्योरिटीज में लगा रहे हैं तो आपको शेयर होल्डर्स अप्रूवल नहीं चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ बात कर रहे हैं बोरोइंग्स की 300 करोड़, तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात, दो आंसर, और वो दो आंसर क्या है, और फिर तीसरा ऐड ऑन भी दूंगा। अगर आपकी पुरानी बोरोइंग सिर्फ 480 करोड़ और 620 करोड़ को इग्नोर कर दो, ये सोचकर कि ओन बैंकर से लिया है शॉर्ट टर्म लोन विद इन रीपेबल विद इन 6 मंथ्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो 480 करोड़ पुराना वाला लोन, 300 करोड़ नया प्रपोज लोन, जो न्यू प्रपोज लोन है, दोनों मिलाकर 780 करोड़, एंड 780 करोड़ इज लेस देन 1220 करोड़ जो आपकी पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है। तो उस लिमिट के अंदर है, तो ओनली बोर्ड रेजोल्यूशन इज सफिशिएंट, स्पेशल रेजोल्यूशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन सेक्शन 180। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि हम पुराना वाला 620 करोड़ अगर लेते हैं, अगर ये मान लेते हैं कि वो शॉर्ट टर्म लोन है लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इतना बड़ा लोन है, तो 480 करोड़ प्लस 60 करोड़ 620 करोड़ ये तो पुराना आपका हो गया, और उसमें 300 करोड़ आप और ऐड कर रहे हुए तो 1100 करोड़ पुराना, 300 करोड़ नया, तो 1400 करोड़ हो गया आपका, और दैट इज मोर देन 1220 करोड़। तो फिर आज से आपको दोनों चाहिए, बोर्ड रेजोल्यूशन भी चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन भी चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो मैं कहूँगा आंसर बनते हैं दो, आंसर बनते हैं दो। और एक चीज और जो पूछी नहीं है एग्जाम में, क्या हम अपनी तरफ से ऐड ऑन बता सकते हैं, मोर ओवर जो साइकिल डिवीजन सेल हो रही है
उसको बेचना भी तो है ना, आप बेच कर तो पैसा आया तो ट्रस्ट सिक्योरिटीज में लगा रहे हो। तो साइकिल डिवीजन बेचने के लिए अगर हम ये मान लेते हैं कि वो अंडरटेकिंग है और 20% या उससे ज़्यादा इनकम जनरेट वहाँ से हो रही है, तो इसके लिए भी तो स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए फॉर द सेल ऑफ साइकिल डिवीजन। तो जो आपका पहला आंसर है कि ट्रस्ट सिक्योरिटीज़ में लगा रहे हैं, तो क्या बोर्ड रेजोल्यूशन सफिशिएंट है फॉर इन्वेस्टिंग इन द ट्रस्ट सिक्योरिटीज़? वहाँ तक तो ठीक है कि एसआर नहीं चाहिए इन्वेस्टिंग के लिए, लेकिन साथ में क्या लिखेंगे, बट 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए क्योंकि आप साइकिल डिवीजन बेच रहे हो और साइकिल डिवीजन जो है वो आपकी अंडरटेकिंग है। तो सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए का एसआर चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए एसआर नहीं चाहिए, लेकिन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए का चाहिए। इतना अगर आप डिटेल में लिखाए तो मैं कहूँगा पेपर चेकर वो दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, बलियां बलियां उछलेगा कि क्या स्टूडेंट है यार। अब आप क्या करके आए हो ये आप जानो। 4 नंबर में सर इतना कुछ लीगल प्रोविजन भी लिखेंगे सेक्शन 180 का, सेक्शन 180 सबसेक्शन 1, सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, लीगल प्रोविजन भी लिखेंगे, अंडरटेकिंग क्या होती है ये भी बताएंगे, और फिर कैलकुलेशन भी करेंगे, आंसर भी देंगे। मेहनत बहुत सारी है इसके अंदर। ऐसा लगता है ये क्वेश्चन कम से कम 6 नंबर का तो होना चाहिए था। 6 मार्क्स एग्जामिनेशन क्वेश्चन शुड हैव बीन देयर एंड नॉट लाइक दिस। हाँ, तो अभी इसके आगे फिर अगर देखते हैं टुवर्ड्स द एंड पार्ट, नाउ वी आर कमिंग, एक बड़ा इजी ट्विस्टी क्वेश्चन आया ऑन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 के ऊपर आ गया ट्विस्टी सिंपल क्वेश्चन। और इसमें क्या बोल रहे हैं जी, कोई मैडम है और वो मैडम जो है किसी होटल कंपनी में, प्राप्ति होटल्स लिमिटेड में, पब्लिक कंपनी में कभी रहने के लिए गई, 3 दिन उन्होंने स्टे किया, 3 नाइट्स एंड ऑल दैट, और वहाँ पर उन्होंने एज कस्टमर नॉर्मल पेमेंट की एज कस्टमर, और उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला, कोई डिस्काउंट नहीं मिला, एज नॉर्मल कस्टमर जो सारे पे करते हैं वही उन्होंने पे किया। कुछ टाइम निकलने के बाद अब वो उसी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहती हैं। कैन शी गेट अपॉइंटेड? आंसर इज येस, क्योंकि जो उन्होंने बिजनेस रिलेशनशिप बनाया, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की, दैट वाज ऑन द आर्म्स लेंथ बेसिस एंड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो दोनों क्राइटेरिया पूरे हो रहे हैं, तो नाउ शी कैन बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्योंकि वो एग्जम्प्ट हो गई वहाँ बिजनेस रिलेशनशिप वाले क्राइटेरिया से या पेक्यूनरी रिलेशनशिप वाले क्राइटेरिया से एग्जम्प्ट हो गई। देन गोइंग ऑन फर्दर इनटू दिस, तो क्या वो फाइनली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकते हैं उस कंपनी में? यस। एंड व्हेन आई डू सेक्शन 149 सबसेक्शन 6, 2 आवर्स, हु इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? 2 घंटे लगते हैं मुझे, 2 घंटे से ज़्यादा ही लगते हैं, और फुल ऑन एनालिसिस की कैसा भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हर कोई कर पाएगा। हाँ, देन 108 सिंपल क्वेश्चन, बड़ा सीधा क्वेश्चन, ई वोटिंग क्या होती है बता दो, एजेंसी क्या होती है बता दो, कट ऑफ डेट क्या होती है, विद इन 7 days बिफोर द जनरल मीटिंग, विद इन मैक्सिमम 7 days बिफोर द जनरल मीटिंग। एजेंसी जिसके थ्रू आप रिमोट ई वोटिंग कर रहे हैं, CDSL, NSDL, RTA, रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट, उसके बारे में, सबके बारे में 2-2 3-3 लाइनें लिखनी थी आपको। और क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर का, तो 4 पॉइंट के ऊपर एक एक लाइन, 2-2 लाइन ही लिखना था बस, ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं था। साइबर सिक्योरिटी की, आपका जो ई वोटिंग सिस्टम है उसमें कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो, सेफ हो, जो रिमोट ई वोटिंग हुई है वो उसमें सेफ्टी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ सेक्शन 234 आया है इसके अंदर, एंड 234 फॉरेन कंपनी को इंडियन कंपनी में मर्ज करना चाहते हैं। अब मैं यहाँ कहूँगा कि एक गुड स्माइली है, एक बैड स्माइली है। गुड स्माइली इसलिए कि लड्डू क्वेश्चन आया, स्ट्रेट क्वेश्चन स्ट्रेट आंसर, और मेरा तो यूट्यूब के ऊपर भी वीडियो पड़ा हुआ है इसका, यूट्यूब के ऊपर मैंने वीडियो छोड़ा हुआ है, और अपने फुल फ्लेज्ड बैच में तो मैं करवाता ही हूँ। और बैड स्माइली इसलिए क्यों, ये तो पार्ट ए का क्वेश्चन है, 50 नंबर में होना चाहिए, वहां पर पार्ट ए 50 मार्क्स में होना चाहिए, ये यहाँ क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन यहाँ क्या कर रहा है, ये तो गड़बड़ हो गई। 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया इन्होंने, लेकिन फिर आप ये सोचो कि पार्ट ए में रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन पूछ लिया, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन सेक्शन 2 क्लॉज 76, वो तो पार्ट बी में होना चाहिए, तो कॉम्पनसेट हो गए दोनों आपस में। पार्ट बी का क्वेश्चन उठाकर पार्ट ए में पूछ लिया, और पार्ट ए का क्वेश्चन उठाकर पार्ट बी में पूछ लिया, कहीं ना कहीं दोनों आपस में कॉम्पनसेट हो ही गए आपके। ऐसा नहीं कह सकते कि 40 नंबर के पार्ट बी में इंस्टीट्यूट ने 36 नंबर का पार्ट बी दिया फ्रॉम जनरल मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और 4 नंबर का तो उन्होंने पार्ट ए का दे दिया अमलगमेशन का उठाकर। ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि भाई पार्ट बी का क्वेश्चन भी तो पार्ट ए में आया था, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी कंपलसरी क्वेश्चन, वो तो एक्चुअली तो पार्ट बी का था, तो कॉम्पनसेट हो गया, लेवल हो गया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। देन गोइंग ऑन फर्दर, आई विल से एंड वन मोर क्वेश्चन, और इसके साथ मैं स्पेशली बोलूंगा वाओ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को लेकर एग्जाम से एक दिन पहले रात को मैंने ये क्वेश्चन जब रिवीजन कर सीरीज करवा रहा था उस वक्त लिया था ये क्वेश्चन, एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले, जब हम 6 घंटे 7 घंटे की रिवीजन सीरीज कर रहे थे, तो उसमें जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करवा रहा था तब ये क्वेश्चन लिया था। एंड दैट वाज कि भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को वन शॉट हम 7 ईयर्स के लिए अपॉइंट करना चाहते हैं, तो पहली बात तो आंसर इज नो,
वो तो अलाउड ही नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर जो क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा है कि ना तो हम ईजीएम करवाना चाहते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए, ना बोर्ड मीटिंग करवाना चाहते हैं, अब बताओ कैसे करें। तो आंसर वाज कि पहले उस व्यक्ति को जिसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है, पहले उसको एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करो, फिर उसको 149 सबसेक्शन 6 का क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो उससे डिक्लेरेशन ले लो 149 सबसेक्शन 7 में कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए तैयार है। तो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करके उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना लो, लेकिन टेन्योर क्या होगा एडिशनल डायरेक्टर वाला, 8 महीने 10 महीने का टेन्योर होगा, जो पहला टेन्योर होगा नेक्स्ट एजीएम तक, और एडिशनल डायरेक्टरशिप खत्म होगी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप खत्म होगी। उसके बाद आप उसको रीअपॉइंट करोगे बाय एसआर फॉर 5 ईयर्स, तो भी आप देखो टोटल टेन्योर, फर्स्ट टेन्योर 8 से 10 महीने और दूसरा टेन्योर 5 साल, टोटल 6 साल के कम से कम बन रहा है। तो 7 साल वन शॉट क्या हम उसको अपॉइंट कर सकते हैं 7 साल के लिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सेकंड टेन्योर के बाद तो कूलिंग पीरियड देना है आपने, 3 साल का कूलिंग पीरियड वो चाहिए चाहिए। दैट्स देयर। तो पारितोष को, और यही चीज़ें मैंने डिस्कस की थी सारी की सारी जस्ट 1 डे बिफोर द एग्जाम, और मैंने बोला था कि मेरे को लग रहा है ये कल एग्जाम में आएगा, आ गया। मैंने बोला था कि कल एग्जाम में आ सकता है और एक्चुअली आ गया। सो विल कभी कभी ऐसा लगता है कि वो सरस्वती माँ की कृपा होती है, और सरस्वती माँ जो है वो अपने मुंह से, मतलब खुद ही मुंह से निकलवा देती हैं, जबान से निकलवा देती हैं कि कुछ हो सकता है कल आ जाए, और अगले दिन आ भी गया। मतलब आई वॉज सरप्राइज्ड, मुझे पहले से पेपर थोड़ा ना पता था, बट आई वॉज सरप्राइज्ड कि ये क्या हुआ। और इसके ऑल्टरनेट में अब ये हो गया बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया से 20 नंबर हो गया आपका, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। उसके बाद मैं कहूँगा क्वेश्चन 5 के ऑल्टरनेट में जो क्वेश्चन 5A आया उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आया, और उसमें पहला क्वेश्चन तो आया एलओडीआर से, सेबी एलओडीआर से, क्या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कंप्लायंस ऑफिसर बन सकता है? नो, नहीं बन सकता है। फिर दूसरा क्वेश्चन आया 198 से, आउट ऑफ द सिलेबस, आईसीएसआई के पूरे मॉड्यूल में 1000 पेज की बुक में सेक्शन 198 है ही नहीं कंपनी लॉ के अंदर। तो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 जो बच्चे कर रहे हैं उनको तो 198 पता नहीं, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 में जो कंपनी अकाउंट्स पढ़ते हैं और उसमें मैनेजरियल रेमुनरेशन पढ़ते हैं, वहां पर 198 है। अब कोई बोथ ग्रुप वाला होगा जो इकट्ठे कर रहा होगा वो तो फिर भी समझ जाएगा मामला की मामला क्या है। जो सिंगल ग्रुप दे रहा है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1, उसका तो बाउंसर। हाँ, और मैंने मेरी बुक में 198 दिया हुआ है कंपनी लॉ की, और मैंने साथ में ये बताया है कि आईसीएसआई मॉड्यूल में नहीं है, तो बच्चों ये एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि कोर्स में नहीं है। और फिर मैं देखता हूँ क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, मेरी बुक में शुरू से है, हमेशा से, सिंस ऑलवेज, पिछले 10 अटेम्प्ट से मेरी बुक में है, और हर बैच में यही बोलता हूँ कि देखो बुक में दिया है, किसी का मन हो तो पढ़ लेना, नहीं तो ग्रुप 2 में काम आएगा। ग्रुप 1 में आ गया तो इसलिए बैड स्माइली है, और साथ में गुड स्माइली किस लिए है? अब अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चन 5A ये वाला अटेम्प्ट किया है, क्वेश्चन 5 छोड़ा और क्वेश्चन 5A अटेम्प्ट किया है, और फिर 5A के पार्ट 2 में आया और गलत सलत कैसा भी अटेम्प्ट किया क्योंकि आता नहीं था, और उसमें या तो छोड़ दिया क्वेश्चन नंबर 5A का पार्ट 1 किया, पार्ट 2 नहीं किया क्योंकि आता नहीं था, और या फिर किया तो गलत सलत, क्या उस बच्चे को आईसीएसआई की तरफ से इस क्वेश्चन के लिए फुल मार्क्स मिलने चाहिए? जब हम बोलते हैं कि जी आईसीएसआई मॉडरेशन करता है, तो मॉडरेशन में क्या फुल मार्क्स मिलने चाहिए? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स? 4 नंबर, 4 आउट ऑफ 4 क्या पूरे दे देने चाहिए? मुझे लगता है हाँ। आगे बढ़ते हैं, डिन नंबर। हाँ, आगे बढ़ते हैं, डिन नंबर, आप अपना ओपिनियन दे देना। डिन नंबर, हाँ, डिन नंबर, और बड़ी अजीब सी ये सिचुएशन है, सिंपल है कि पहले एक व्यक्ति है जिसने 2 डिन नंबर लिए, पहला वाला दूसरा वाला यूज़ किया, पहला वाला यूज़ नहीं किया, और वो चाह रहा है कि मेरा पहला वाला कैंसिल हो जाए और दूसरा वाला यूज़ करता रहूँ। आरओसी को एप्लीकेशन फाइल की, आरओसी ने रिजेक्ट कर दिया। तो उस व्यक्ति को समझाओ कि बेवकूफ़ आदमी, जो पहला डिन मिला है वो वैलिड है, जो दूसरा लिया है ना आपने बाद में वो इनवैलिड है, उसको कैंसिल करवाओ और पहले वाले को यूज़ करते रहो। तो डीएक्टिवेशन करवाना चाहता है वो फर्स्ट डिन की, और सेकंड को यूज़ करना चाहता है, उल्टी कहानी है। तो समझाओ कि भाई ऐसा अलाउड नहीं है, ऐसा अलाउड नहीं है कि आप फर्स्ट डिन को डीएक्टिवेट करवा लोगे और सेकंड को यूज़ करोगे। एक्चुअली आपको फर्स्ट को यूज़ करना चाहिए, सेकंड को डीएक्टिवेट करवाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 169 में से आया, लेकिन फिर से ट्विस्ट, और 169 किसी ने पूरा किया है तो मैं कहूँगा उसको पता है कि आंसर क्या है, उसको पता है आंसर क्या है। जिसने शॉर्टकट में मारा है उसको नहीं पता आंसर क्या है। और सुनना बहुत ध्यान से, इसको कहते हैं बेयर एक्ट। बेयर एक्ट की नॉलेज कहाँ काम आती है? तो 169 में बड़ा क्लियर कट है, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर कर रहे हैं आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एंड बाय पासिंग द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। वो तो हो चुका। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अब जो रिमूवल हो चुका उसकी जगह नया डायरेक्टर अपॉइंट करना है, तो उसका तरीका क्या है, वैकेंसी फिल करने का तरीका क्या है? तो सेक्शन 169 में लिखा है कि आप सेम जनरल मीटिंग में जिसमें आपने ओरिजिनल डायरेक्टर को रिमूव किया है, सेम जनरल मीटिंग में आप नया डायरेक्टर अपॉइंट कर लो, प्रोवाइडेड कि नया डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए भी पहले से स्पेशल नोटिस गया था।
14 डेज बिफोर जनरल मीटिंग। और स्पेशल नोटिस में दोनों बातें थी, रिमूवल ऑफ एग्जिस्टिंग डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू डायरेक्टर, तो आप सेम जनरल मीटिंग में कर सकते हो। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती है, इसके आगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने सेम जनरल मीटिंग में अगर वैकेंसी फिल नहीं की तो आप फिर उसको सेक्शन 161 सबसेक्शन 4 में बोर्ड मीटिंग में कैजुअल वैकेंसी की तरह फिल करोगे। लेकिन ये कब हो पाएगा? इफ ओरिजिनल डायरेक्टर जो कि रिमूव हुआ है, if original director was appointed in general meeting, if original director was appointed in general meeting, तो पूरा लिखना है आपको, so that will be required। तो वो आपके क्वेश्चन का आंसर बनता है। ये दोनों पॉइंट बढ़िया से लिखने, और ये बढ़िया से सिर्फ वही आदमी लिख सकता है जिसने बेरेक्ट में तरीके से ये पढ़ा होगा। अदरवाइज रट्टा मार के ऊपर ऊपर से जो गया वो तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी करके आएगा, और परफेक्शन के साथ नहीं लिख सकता आंसर। परफेक्शन के साथ आंसर देने के लिए यू हैव टू गो थ्रू द बेरेक्ट। फिर इसके साथ क्वेश्चन आ गया एक सिंपल, एनआरसी कमेटी बताओ, और ये भी मैंने रिवीजन सीरीज में अच्छे से करवा दिया था एनआरसी कमेटी, और वैसे फुल फ्लेजेड बैच में तो और ज़्यादा अच्छे से। कौन सी कंपनीज में एनआरसी कमेटी चाहिए होती है? तो आपकी लिस्टेड कंपनीज में एनआरसी कमेटी ऑब्वियसली चाहिए होती है। नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी, अनलिस्टेड कंपनी की पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज़्यादा है, या टर्नओवर 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज़्यादा है, तो भी एनआरसी कमेटी चाहिए होती है। और अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है लेकिन इट इज सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, अर्थ लिमिटेड, तो इट इज डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी, इट इज डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। सेक्शन 2 क्लॉज 71 का प्रोवाइजो भी चेक हो गया। और साथ साथ एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा है तो भी आपको यू हैव टू form the NRC committee towards the end part, I'll say। तो ये सारी चीजें आ गई, और साथ में पूछ रहे हैं कि बताइए उसमें चेयरमैन, क्या चेयरमैन ऑफ द कंपनी चेयरमैन ऑफ एनआरसी कमेटी बनेगा? नो। क्या मिनिमम नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स चाहिए, मतलब कितने चाहिए होते हैं आपको? तो एग्जीक्यूटिव तो चाहिए नहीं होते हैं, एनआरसी कमेटी तो 3 और मोर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स निल। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने चाहिए होते हैं? एटलीस्ट हाफ, 50% और मोर देन 50% ऑफ द डायरेक्टर्स इन द एनआरसी कमेटी। कोरम कितना चाहिए होता है एनआरसी कमेटी की मीटिंग में? 1/3 और 2 विच एवर इज हायर। एक साल में कम से कम कितनी मीटिंग्स होनी चाहिए? मिनिमम 1 एनआरसी कमेटी मीटिंग इन ईच ईयर चाहिए। तो स्ट्रेट क्वेश्चन 4 नंबर का, आईसीएसआई को भी मालूम था कि हम आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक एक नंबर के 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स ऑफ 1 मार्क ईच। फिर मैं कहूँगा एक स्ट्रेट क्वेश्चन और है, यूडीआईएन और ईएसआईएन के ऊपर बताइए, ईसीएसआईएन और यूडीआईएन के ऊपर बताइए। स्ट्रेट क्वेश्चन स्ट्रेट आंसर, लेकिन आंसर वही देगा जिसने पढ़ा हुआ होगा। और फिर पूछ रहे हैं हाई रिस्क, मतलब बड़े बड़े रिस्क बताओ क्या होते हैं आपकी मेगा प्रोफेशनल फर्म्स में? अरे यार, जितनी बड़ी फर्म होगी उतने ज़्यादा पार्टनर होंगे, उतने ज़्यादा झगड़े होंगे, उतने ज़्यादा लफड़े होंगे, पचड़े होंगे, आपस में प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर प्रॉब्लम्स होंगी, डिसोल्यूशन के टाइम पे भी प्रॉब्लम्स होंगी, तो पावर को लेकर, कंट्रोल को लेकर प्रॉब्लम्स होंगी। तो वो सारी चीज़ें हैं, और आईसीएसआई मॉड्यूल में तो दिया ही हुआ है, लेकिन साथ साथ मैं कहूँगा कि कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हो आप ऐसे वाले क्वेश्चंस में। कभी कभी मतलब कभी कभी कॉमन सेंस भी काम कर देती है, थोड़ी सी मदद कर देती है, जहाँ कुछ पॉइंट याद आ रहे हैं, कुछ पॉइंट आपने ऐड ऑन कर दिए। अब एक पॉइंट और इन्होंने पूछा कि एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है और उसको यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से टीचिंग असाइनमेंट मिला है, और उसको एवरी ट्यूसडे 11 AM to 3 PM पढ़ाना है, और एवरी फ्राइडे 2 PM to 5 PM पढ़ाना है। तो हर हफ्ते में वीकली बेसिस पे उसको अप्रॉक्सीमेटली 7 घंटे पढ़ाना है, 7 आवर्स पर वीक। तो क्या वो पढ़ा सकता है? क्या ये अलाउड है प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज को यूनिवर्सिटीज़ में जाकर पढ़ाना? तो मैं कहूँगा जी बिल्कुल अलाउड है, 28 आवर्स पर वीक अलाउड है। और ये आईसीएसआई ने खुद 14 अक्टूबर 2022 को एक रेजोल्यूशन पास करके अलाउ किया हुआ है कि कर सकते हैं। अब मैं ये हैरान होता हूँ कि आईसीएसआई मॉड्यूल में ये क्वेश्चन नहीं है, वंस अगेन, और सप्लीमेंट में भी नहीं है, मतलब ये आंसर नहीं है। तो फिर से कहूँगा आउट ऑफ द सिलेबस है। तो एक बैड स्माइली, एक गुड स्माइली। बैड स्माइली इसलिए कि आउट ऑफ द सिलेबस है, गुड स्माइली इसलिए कि जिसने भी अटेम्प्ट किया है, या मैं कहता हूँ अटेम्प्ट नहीं किया है, क्वेश्चन तो है ना, कंपलसरी क्वेश्चन है, और ये तो ऑप्शन में छोड़ने वाला भी नहीं है। तो जिसने भी अटेम्प्ट किया या नहीं किया है उसको 5 में से 5 पूरे ही दे दो, जब आईसीएसआई मॉड्यूल में इसका आंसर ही नहीं है। सो बाकी तो मैं कहूँगा पेपर बहुत बढ़िया लगा मुझे। अच्छा, मैं आंसर दे सकता था इसका भी, क्योंकि मुझे पता था, लेकिन आईसीएसआई मॉड्यूल में नहीं है, तो टीचर्स भी कहाँ तक पढ़ाएंगे ना, टीचर्स भी कहाँ तक पढ़ाएंगे। और हम लोग भी, मतलब दुनिया में ऐसा बहुत कुछ है जो कोर्स करिकुलम के बाहर है, तो हम कहाँ तक पढ़ाएंगे कि जो कोर्स करिकुलम के बाहर क्या क्या पढ़ लो जो एग्जाम में आएगा। मतलब हमारी दुनिया एज स्टूडेंट, एज टीचर, आईसीएसआई मॉड्यूल को फोकस करके बनती है कि भाई ये मॉड्यूल में 1000 पेजेस हैं, इतना ही पढ़ो, इसके बाहर से नहीं आएगा। अगर उसके बाहर से आता है तो क्या स्टूडेंट्स को मॉडरेशन में उतने मार्क्स ऐड होकर
मिलने चाहिए अकॉर्डिंगली, दिस इज ऑल्सो स्मॉल पॉइंट। तो एनालिसिस आपकी समझ में आया, क्या समझ में आया? फिर से अगर मैं क्रक्स निकालूं, बेयर एक्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी था, और उसके साथ मतलब सेक्शंस की बारीकियों में जाना। आपने देखा कि पब्लिक डिपॉजिट की बारीकियों में जाना बड़ा इंपॉर्टेंट था, सेक्शन 169 की बारीकियों में जाना बड़ा इंपॉर्टेंट था, सेक्शन 2 क्लॉज 76 की बारीकियों में जाना बड़ा इंपॉर्टेंट था। रट्टा नहीं मारना था, आपको बारीकियों में जाना था। सेक्शन 185 सबसेक्शन 1 की बारीकियों में जाना था। उसके साथ जो एमसीए नोटिफिकेशन है वो परफेक्टली याद होनी चाहिए। एलओडीआर रेगुलेशंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ गए। रूल 3 सब रूल 12 ऑफ मीटिंग्स एंड मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड प्रोसीडिंग रूल्स का रूल 3 सब रूल 12 बिल्कुल एंड पार्ट तक इंस्टीट्यूट ले गया आपको। मतलब वो कह रहे हैं जी रूल आप ऐसा नहीं बीच में छोड़ दोगे, पूरा पढ़ना है। फुल डिटेल में पढ़ना ज़रूरी था और बारीकियों में जाना ज़रूरी था। दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी एक दो चीज़ें ऊपर नीचे हुई हैं, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। हाउएवर पेपर सेटर ने पेपर ना बड़ा दिल लगाकर बनाया और बहुत दिल लगाकर पूछा है, और वही आंसर देगा इसका जिसने दिल लगाकर पढ़ाई की होगी कंपनी लॉ की। जिसने सिर्फ 400-500 पेज की बुक पढ़ी होगी ना कंपनी लॉ की, या तो वो 2 घंटे में उठकर बाहर आ गया होगा, या 3 घंटे अंदर बैठ के टाइम पास किया होगा, लेकिन उसको समझ में आ गया होगा कि भाई आज अपना पत्ता कट गया, आज अपना पत्ता साफ हो गया। आपकी क्या फीलिंग है इस क्वेश्चन पेपर को लेकर? कमेंट्स में ज़रूर लिखना, ज़रूर ज़रूर लिखना। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच। जय माता दी। और बहुत जल्दी दोबारा यूट्यूब पे मिलते रहेंगे, विल स्टे इन कनेक्शन। बहुत सारे बच्चे वो पूछ रहे हैं सर डिस्काउंट पैकेज बता दो, ये वो, तो वो सारी चीज़ें भी चलती रहेंगी, दे विल कंटिन्यू। लेकिन मेरा एक फ़र्ज़ था कि मैं आपको कंपनी लॉ के पेपर के बारे में बताऊं। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं तो कहूँगा कंपनी लॉ के सारे जो टीचर हैं ना, जो यूट्यूब के ऊपर भी दिखते हैं कंपनी लॉ पढ़ा रहे हैं, वो सब लोग भी पेपर का एनालिसिस ज़रूर करवाएं। वो क्योंकि हो सकता है वो अपने तरीके से एनालाइज करेंगे, तो हर किसी को ऐसे डिटेल्ड एनालिसिस, ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं, उससे पता नहीं चलता कुछ, ऐसे डिटेल्ड वाला एनालिसिस ना ज़रूर करवाएं, ताकि पता चले कि हर किसी का अपना अपना ओपिनियन क्वेश्चन और क्वेश्चन के पार्ट्स को लेकर क्या है। तो ये चीज़ मैं कहूँगा बड़ा अच्छा रहेगा, सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा उससे, एंड एवरी स्टूडेंट विल फील हैप्पी कि हमारे टीचर ने जिससे हम पढ़े थे उसने भी कंपनी लॉ का इतना डिटेल्ड एनालिसिस करवाया क्वेश्चन पेपर का। थैंक यू सो मच। जय माता दी एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर कमिंग स्टडीज फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। दिसंबर दूर नहीं है, दिसंबर दूर नहीं है, दिसंबर बहुत पास है। इतनी डिटेल्ड स्टडी करनी है तो मैं कहूँगा टाइम बहुत चाहिए, और इतनी डिटेल स्टडी करने के लिए और फिर इसको रिवाइज करने के लिए जितने नंबर ऑफ आवर्स चाहिए उसको हिसाब से बोल रहा हूँ, उसके हिसाब से दिसंबर दूर नहीं है। शॉर्टकट पढ़ने वालों के लिए तो दिसंबर बहुत दूर है। सर अभी खत्म कर देंगे कंपनी लॉ 1 दिन में 2 दिन में, शॉर्टकट में क्या है? और उसके बाद फिर जो अभी हाल हुआ है एग्जाम में वो दोबारा रिपीट होगा तो देखी जाएगी। तो वो आपके साथ ना हो इसलिए बोल रहा हूँ दिसंबर दूर नहीं है। और जो मेरे पास पेरेंट्स के फ़ोन आए हैं, जो मेरे पास बच्चे मिलने आए हैं पर्सनली खुद, और जो मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आए हैं कि सर हम सो एंड सो टीचर से पढ़े थे, जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, सर उन्होंने ना हमारी क्या बोलूं कंपनी लॉ की हत्या कर दी हमारे पेपर की, और उनकी वजह से हम इस बार रो रहे हैं कि कंपनी लॉ का पेपर बर्बाद हुआ है। तो आपके साथ ऐसा ना हो तो फुल डिटेल्ड स्टडी ज़रूर करो। क्वेश्चन पेपर आपको बता रहा है कि आपको पढ़ना किस तरीके से है। अगर आप अब भी इस तरीके से नहीं पढ़ते हो तो फिर आप क्या बोलूं डैश 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 हो। थैंक यू सो मच। जय माता दी। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर डिसंबर एग्जाम्स।